हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम आज की क्लास में सॉम एंड मॉस की स्टडी करने वाले हैं और इसका आज ये लेक्चर नंबर 39 है, जिसमें कि आज हम एक नए चैप्टर हमारे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 11 है। बाकी ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस में चैप्टर नंबर 2 में दे रखा है, जिसका नाम है प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल प्लेन, यानी मुख्य प्रतिबल तथा मुख्य समतल। आज हम इस चैप्टर की स्टडी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। एंड अगर हम बात करें फॉर्मूले की, तो सबसे ज़्यादा फॉर्मूले इस अकेले चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपने जितना सॉम में पढ़ा था अब तक, उन सभी चैप्टर्स में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा फॉर्मूले आएंगे। तो उन सब फॉर्मूलों को हम डिस्कस करेंगे। एंड सबसे पहले हम इसके टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। टोटल इसमें केवल 4 टॉपिक हैं और चारों टॉपिक बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेसेस ऑन एन ऑब्लिक प्लेन, यानी तिरछी काट पर लंब तथा कर्तन प्रतिबल। यानी हम यहाँ पर कोई भी एक ऑब्लिक प्लेन लेंगे, तिरछी काट लेंगे कोई भी, और उस पर देखेंगे हम नॉर्मल और शियर स्ट्रेस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, वैल्यू कितनी होती है। इसमें डेरिवेशन पढ़ेंगे आप, छोटे छोटे 2 डेरिवेशन है। पहला डेरिवेशन पढ़ेंगे आप ड्यू टू ओनली वन एक्सियल फोर्स, केवल एक ही अक्षीय बल के कारण। यानी हम केवल एक ही अक्षीय बल लगाएंगे और उसके कारण देखेंगे किसी भी तिरछी काट पर नॉर्मल और शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी। पहला डेरिवेशन ये हो गया। दूसरा डेरिवेशन हम इसमें देखेंगे ड्यू टू 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्सेस, यानी परस्पर लंब 2 बलों के कारण। यहाँ तो केवल एक ही एक्सियल फोर्स के कारण देख रहे थे हम, यहाँ पर हम 2 एक्सियल फोर्स लगाएंगे जो दोनों परपेंडिकुलर होंगे, उसके कारण देखेंगे नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी। एंड यहाँ पर फोर्स के प्लेस पर स्ट्रेस भी लिखा आ सकता है एग्जाम में, तब भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आपसे स्ट्रेस भी कह सकता है या फिर ड्यू टू 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर फोर्स भी कह सकता है। दोनों का मतलब यहाँ पर सेम ही रहेगा। तो एक टॉपिक तो आपका ये हो गया नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस का। दूसरा टॉपिक आप देखेंगे कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस, यानी पूरक कर्तन प्रतिबल। अब पूरक कर्तन प्रतिबल क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन 2 नंबर में बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। छोटा सा टॉपिक है ये वाला, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, ओनली थ्योरी पार्ट है। छोटी सी इसकी डेफिनेशन है, वो आपको समझनी होगी इसमें। एंड तीसरा टॉपिक जो कि सबसे मेन टॉपिक है, जो चैप्टर का नाम है वही सेम टॉपिक है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड प्रिंसिपल प्लेन्स, यानी मुख्य प्रतिबल तथा मुख्य समतल। इसका डेरिवेशन बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आप देखेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू। तो इसमें बहुत सारे फॉर्मूले आपको डेराइव करने होंगे। सभी फॉर्मूलों का डेरिवेशन मैं आपको कराऊंगा, बाकी आप सिर्फ फॉर्मूले याद कर लीजिएगा। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, देखिए प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल प्लेन जो टॉपिक है, इसमें भी हम शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस निकालते हैं। एंड मोहर सर्किल के द्वारा भी हम शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो जब आपसे मोहर सर्किल का जिक्र ना करे, डायरेक्ट क्वेश्चन देकर के आपसे पूछे इसमें शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा, तब तो आप प्रिंसिपल स्ट्रेस वाले फॉर्मूले से करके आइएगा, जो मैं आपको सिखाऊंगा। अदरवाइज उसने कह दिया कि इसको मोहर सर्किल से कीजिए, तब आपको मोहर सर्किल ही बना करके उसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो ये चौथा टॉपिक हमारा मोहर सर्किल रहेगा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्टिंग के 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे ओनली। पहला, दूसरा, तीसरा। मोहर सर्किल का लेक्चर आपको अलग से प्रोवाइड किया जाएगा, लेक्चर नंबर 40। उसमें सिर्फ और सिर्फ मोहर सर्किल की बात करेंगे और काफ़ी डिटेल में मैं आपको मोहर सर्किल बताऊंगा। मोहर सर्किल क्या होता है, कैसे मोहर सर्किल की उत्पत्ति हुई, इसकी सहायता से हम किस किस चीज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं, मोहर सर्किल कैसे बनाते हैं, उनके क्या क्या केस होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे मोहर सर्किल से, सब कुछ पूरी डिटेल में बात करेंगे। डेट मीन्स ये हमारा अगला लेक्चर रहेगा। आज के इस लेक्चर में हम इसके बेसिक टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। अब मैं डायरेक्ट अगर आपको मोहर सर्किल पढ़ाता और ये टॉपिक्स नहीं बताता तो आपको नहीं समझ आता ये, क्योंकि मोहर सर्किल में हम यही सब टर्म यूज करेंगे जो इनमें अंदर यहाँ पर पढ़ेंगे। फर्क इतना है, जो हम यहाँ प्रिंसिपल स्ट्रेस देख रहे हैं ना, इस प्रिंसिपल स्ट्रेस को फाइंड आउट करने के 2 मेथड होते हैं, एक एनालिटिक मेथड, दूसरा ग्राफिकल मेथड। तो जो एनालिटिक मेथड है वो तो इन 3 टॉपिक में आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। और जो ग्राफिकल मेथड है वो मोहर सर्किल होता है। तो टॉपिक सेम ही रहेंगे, मेथड अलग हो गए। मोहर सर्किल एक मेथड होता है, ठीक है। तो इसको अलग से करेंगे। फिलहाल इन 3 टॉपिक्स को हम कवर कर लेते हैं इस लेक्चर में। आप लोग इनको नोट कर लीजिए एक बारी, फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ। ये सभी को दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा फीका दिख रहा होगा, लिख लीजिएगा फिर भी, ठीक है। चलिए इनको हटा रहा हूँ मैं, और हेडिंग फर्स्ट लिख लीजिए आप लोग, नॉर्मल एंड
शियर स्ट्रेस ऑन एन ऑब्लिक प्लेन्स। चलिए लिख ली सभी ने पहली हेडिंग। तो सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस किसे कहते हैं, ताकि आपको फिर इसका डेरिवेशन समझने में हेल्प हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं किसके बारे में, नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस के बारे में। अब ध्यान से समझना, सामने देखिए, जैसे ये कोई एक बॉडी है, ठीक, कोई भी एक बॉडी आपने ले ली है, बॉडी मतलब कोई वस्तु है ये, ठीक है, और इस वस्तु में आपने कोई एक तिरछी काट दी, सपोज यहाँ काट दीजिए, आप इसे कहीं भी काट सकते हैं, यहाँ पर कट कर दीजिए, इसके अलावा आप कोने से कोने मिला के कट कर दीजिए, यहाँ कट कर दीजिए, मतलब ऑब्लिक प्लेन कोई बनाना है आपको। तिरछी काट की बात कर रहा है ना ये ऑब्लिक प्लेन, तो हमने ये कोई ऑब्लिक प्लेन ले लिया, इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। सपोज डेट मैंने इसको नाम दे दिया ए बी। क्या नाम दे दिया हमने इसको, ए बी। इस पॉइंट को आप ए कह दीजिए, इस पॉइंट को आपने बी कह दिया। यहाँ पर ये कट रहे हैं बॉडी, यहाँ पर, यहाँ और यहाँ, ठीक। और माना ये तिरछी काट वर्टिकल से थीटा एंगल बनाती है। क्या बनाती है, थीटा एंगल। वर्टिकल से यहाँ से इसका एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है। इतना समझ पा रहे हैं सभी। अब इस तिरछी काट पर हमें दो स्ट्रेस की स्टडी करनी है, पहला नॉर्मल, दूसरा शियर। तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, लंबवत। ऐसा कोई भी स्ट्रेस जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा वो क्या कहलाएगा, आपको नॉर्मल स्ट्रेस कहलाएगा। डेट मीन्स ये है आपकी क्या, ये प्लेन है, तिरछी काट है, तो इसके बिल्कुल लंबवत ले जाओ 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पर मतलब ऐसे करके, ऐसे 90 डिग्री पर, यहाँ से पूरा 90 डिग्री का एंगल है ये। तो यहाँ पर आपने नॉर्मल फोर्स लगा दिया एन यहाँ पर क्या है, नॉर्मल फोर्स है कोई, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं शियर फोर्स के बारे में। तो अब शियर फोर्स भी आप लगा दीजिए इसमें। शियर फोर्स कहाँ पर लगाएंगे आप, शियर फोर्स जानते हैं किसे कहते हैं, नॉर्मल का मतलब तो क्या हो गया, जो काट के लंबवत कार्य करेगा वो नॉर्मल हो गया। शियर मतलब होता है टेंजेंशियल, स्पर्श रेखीय। अब इस काट के स्पर्श रेखीय मतलब इसको टच करता हुआ एक फोर्स। जैसे मैंने यहाँ पर ऐसे लगा दिया, ऐसे आप नीचे की ओर लगा सकते हो या ऊपर की ओर, किसी भी एक दिशा में लगा दो आप। मैंने इधर लगा दिया, इस पर एस लिख दिया। यहाँ एस क्या है, ये शियर फोर्स है। यहाँ फोर्स है, स्ट्रेस नहीं। मैंने आपसे पहले ही कहा था यहाँ फोर्स भी लिखा सकता है या फिर स्ट्रेस भी लिखा सकता है, कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ठीक है। तो क्या कर दिया हमने, नॉर्मल फोर्स और नॉर्मल स्ट्रेस। तो नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस, और शियर फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा आपका, शियर स्ट्रेस हो जाएगा। इतना समझ पा रहे हैं। अब ये तो आप समझ गए नॉर्मल फोर्स और शियर फोर्स क्या होता है। नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर, शियर फोर्स टेंजेंशियल होता है, स्पर्श रेखीय होता है। अब डेरिवेशन की ओर मूव करते हैं। डेरिवेशन में क्या बोला है, ड्यू टू ओनली वन एक्सियल फोर्स। इस पर कोई एक एक्सियल फोर्स लगाना है, अक्षीय बल लगाना है। तो माना इसकी जो अक्ष थी वो यहाँ पर है, ये इसकी अक्ष है, ठीक है। और इस अक्ष पे जो आपका एक्सियल फोर्स लग रहा है, मान लो डब्ल्यू लगा रखा आपने, क्या लगा रखा है, डब्ल्यू। यहाँ पर भी क्या लगा दिया आपने, डब्ल्यू फोर्स लगा दिया। इतना बोलिए, सभी को समझ आ रहा है ये चीज़, ये क्लियर है सभी को इतना यहाँ तक। आप एरो बना के दिखा दीजिए इधर को थोड़ा सा, बिल्कुल आराम से समझते चलिए। पहला डेरिवेशन है, सारे डेरिवेशन इसी डायग्राम पे बेस्ड हैं सारे के सारे, इसलिए इसको अच्छे समझ लो आप। यहाँ तक बोलिए, क्लियर हुआ सभी को इतना, ये यहाँ तक समझ आ रहा है। अब मैं इस जो अंदर हमारे ये ए बी, इस पॉइंट को सी नाम दे दो। इस ए बी सी त्रिभुज को बाहर निकाल लेते हैं और इसमें देखते हैं क्या क्या हो रहा है, ठीक है। इस ए बी सी ट्रायंगल को बाहर निकाल लीजिए यहाँ से। तो मैंने यहाँ बना दिया अपने समझने के लिए, जिससे कि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ, ठीक। और इसमें आपने देखा इधर को लग रहा था आपका डब्ल्यू फोर्स, किधर, जो ये ए सी काट है, ए सी, ठीक है। इसको आपने डैश डैश करके थोड़ा सा आगे बढ़ाया, यूँ आगे बढ़ाया, इस लाइन को ऐसे ले जाइए आगे को, ऐसे, ठीक। अब ये जो आपकी तिरछी काट थी ए बी, इस ए बी के 90 डिग्री पर यहाँ पर आपका नॉर्मल फोर्स एन लगा हुआ है, नॉर्मल फोर्स एन, इससे 90 डिग्री पर, ठीक है। इधर को आपने क्या लगाया, इधर को इसे और नीचे ले लो थोड़ा, जिससे कि अच्छे से और समझ पाए हम, ऐसे, ठीक है। इस तरह से बना दीजिए इसको। जितना बड़ा बनाएंगे उतना क्लियर दिखाई देगा, क्योंकि फोर्स का एनालिसिस करेंगे ना इसमें हम। तो ये ऐसे करके लाइन आपकी कौन सी थी, डब्ल्यू फोर्स वाली, ठीक। ये था आपका ए सी, ये है ए बी। इधर को नीचे को क्या लग रहा है आपको, यहाँ पर नीचे की ओर लग रहा है आपका एस। एस मतलब शियर फोर्स, एस मतलब शियर फोर्स लग रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ इतना आपको ये।
अब यहाँ पर आपका अगर एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, यानी तिरछी काट, ये तिरछी काट वर्टिकल से थीटा एंगल बना रही है, तो इस तिरछी काट पर नॉर्मल फोर्स हॉरिजॉन्टल से ये एंगल कितना बनाएगा, ये कितना एंगल होगा इसको बता दीजिए। तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब आप कहेंगे सर कैसे होगा थीटा, तो इसको देख लीजिए, इधर दिखा देते हैं कैसे थीटा होगा। ये देखो, समझना ध्यान से, ये थीटा है, आपने इस पे इसके 90 डिग्री पे यहाँ पर एन लगा रखा है। कहाँ, ये वाला 90 डिग्री, यही 90 डिग्री। ठीक, मैं कहूँ आप ये वाला एंगल मुझे बताइए कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, सर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये वाला 90 माइनस थीटा होगा। इतना तो आपको पता है सबको, समझ पा रहे हैं। हमें एंगल ये निकालना है। अब ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल तीनों को मिला के 180 होगा। पूरी सीधी लाइन है ये, तो यहाँ से तक पूरा 180 होगा। इस 180 में से आप माइनस कर दीजिए कितना, ये दोनों एंगल ये वाले, तो हमें ये मिल जाएगा 90 प्लस 90, 180 माइनस थीटा माइनस कर दीजिए, 180 माइनस थीटा घटा दीजिए इसमें से, तो 180 माइनस 180 प्लस थीटा, कैंसिल हो गया, क्या बच गया, थीटा बच गया। समझ पा रहे हैं सभी, ये क्या होगा, थीटा होगा। डेट मीन्स हमने यहाँ पर क्या दिखा दिया, ये एंगल हमारा थीटा आ गया। यहाँ तक सभी को समझ आ रहा है। अब क्वेश्चन में जो आपको क्वेश्चन देगा ना, उसमें कह देगा तिरछी काट वर्टिकल से थीटा एंगल बनाती है, या फिर कह देगा नॉर्मल फोर्स हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाता है। यहाँ तक उम्मीद है आप सबको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब हम ये जो फोर्स दे रखे हैं हमारे, इसका नाम है नॉर्मल फोर्स। लिख देता हूं मैं यहाँ पर, एन बराबर क्या है, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स आप कह दीजिए क्या, लंबवत बल, लंबवत बल। ठीक, एस बराबर यहाँ पर क्या, शियर फोर्स, मतलब कर्तन बल, कर्तन बल। और क्या, डब्ल्यू बराबर एक्सियल फोर्स, एक्सियल फोर्स मतलब अक्षीय बल, अक्षीय बल। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से इस फोर्स बराबर हमारा क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया। ये नॉर्मल फोर्स है, तो हम मान लेते हैं नॉर्मल फोर्स एन जो था, नॉर्मल फोर्स ये एन है, नॉर्मल फोर्स एन बराबर नॉर्मल स्ट्रेस, जिसे हम सिग्मा एन बोलेंगे, इनटू में एरिया। एरिया किसका लेंगे, अब इस तिरछी काट का एरिया लेंगे। अब इस तिरछी काट का एरिया कैसे निकालेंगे, मैं लंबाई तो पता है इसकी ए बी है, इसकी मोटाई नहीं पता, तो हम यहाँ पर मान लेंगे, आप लिख दीजिएगा, माना मोटाई कितनी है, माना वस्तु की मोटाई 1 है, वस्तु की मोटाई 1, इंग्लिश में कह दीजिएगा थिकनेस ऑफ बॉडी, थिकनेस ऑफ बॉडी, थिकनेस ऑफ बॉडी आपने 1 मान ली। मतलब ये जो तिरछी काट है ना, इसकी मोटाई इस तरह से कितनी है, 1 है। अब तिरछी काट की मोटाई 1 है, तो इसकी भी मोटाई 1 होगी, क्योंकि हमने पूरी बॉडी को क्या मान लिया, आपने यूनिट मोटाई का मान रखा है। सब जगह मोटाई कितनी होगी, 1, हर जगह मोटाई 1 होगी यहाँ पर। समझ पा रहे हैं ना आप। तो अब यहाँ से अगर मैंने आपसे कहा मुझे आप एरिया बताइए किसका, इस ए बी प्लेन का एरिया, तो लंबाई ए बी इंटू मोटाई 1, तो यहाँ से क्या आएगा, ए बी इंटू 1 आएगा, ए बी इंटू 1 आएगा, नहीं आएगा एरिया। ये सभी को समझ आ रहा है। ऐसे ही मैं कहूँ शियर फोर्स की वैल्यू बताओ, तो शियर फोर्स बराबर हो जाएगा शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस को टाउ से दर्शा रहे हैं हम, हो सकता है आपकी बुक में इसको क्यू से दर्शा रखा होगा, क्यू से, तो क्यू से भी दर्शाते हैं, टाउ से भी दर्शाते हैं, कि मतलब होता है दोनों का। ठीक है, अब ये भी, ये जो एस लग रहा था, एस किस पे, ये भी ए बी पे ही लग रहा था, तो इसका एरिया क्या होगा, ए बी इंटू 1, इसका एरिया भी क्या होगा, ए बी इंटू 1 होगा। ये सभी को समझ आ रहा है। ऐसे में डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ, यहाँ से डब्ल्यू बराबर कितना आएगा, यहाँ पर डायरेक्ट स्ट्रेस आएगा। डायरेक्ट स्ट्रेस को मैंने सपोज सिग्मा मान लिया, सिग्मा एन नॉर्मल स्ट्रेस है, टाउ शियर स्ट्रेस है, और एन या एक्स सिग्मा एक्स मान लीजिए, सिग्मा एक्स आपको याद रहेगा, सिग्मा एक्स से एक्सियल स्ट्रेस है। क्या ये एक्सियल स्ट्रेस, इतना सभी को समझ आ रहा है, जो एक्स अक्ष पे लग रहा था। तो एक्सियल स्ट्रेस सिग्मा एक्स हो गया इनटू, ये किस पे लग रहा है, इसका एरिया क्या होगा, ए सी है, ये ए सी लंबाई है, मोटाई इसकी भी 1 होगी, तो ए सी इंटू 1, डायरेक्ट में केवल ए सी लिख दे रहा हूँ, ये की मतलब है ए सी इंटू 1 मतलब ए सी हो गया। ये सभी को समझ आया, क्लियर हुआ यहाँ तक, बहुत बढ़िया। इसको जरूर लिख लेना आप साइड में कहीं भी। ठीक है, मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, आप साइड में कहीं भी लिख लेना इसको। थिकनेस ऑफ बॉडी 1 मान लिया हमने, वस्तु की मोटाई कितनी है, 1 है। अब यहाँ से आप लगाइए संतुलन की अवस्था, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन यानी संतुलन की अवस्था में। अब संतुलन की अवस्था आपने मैकेनिक्स में पढ़ी है सभी ने। संतुलन की अवस्था क्या होती है, पहला होता है सिग्मा एफ एक्स बराबर 0,
इसमें एक्स अक्ष पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सबको जोड़कर 0 के बराबर रख दो, या फिर बाईं ओर लगने वाले फोर्स बराबर दाईं ओर लगने वाले फोर्स कर लीजिए। तो यहाँ पर बाईं ओर लग रहा है W का मतलब ये लग रहा है सिग्मा एक्स इंटू AC, यही तो लग रहा है, मतलब फोर्स को स्ट्रेस के टर्म में हमने ले लिया है इसको, बराबर उस साइड तो सिर्फ एक ही बल लग रहा था, इस साइड कौन कौन से बल लग रहे हैं, इस साइड एक तो N लग रहा है N। अब ये N जो लग रहा है इसका कंपोनेंट लिया जाएगा, इधर N का घटक आएगा, इस साइड को कंपोनेंट आएगा। अब ये N इसके साथ x एंगल बना रहा है थीटा, तो इस पर कॉस आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा सिग्मा N इंटू AB, ये तो फोर्स की वैल्यू है, इंटू में कॉस थीटा आ जाएगा, क्योंकि इस N के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इधर होगा और दूसरा इधर होगा। समझ पा रहे हैं N के घटक, तो इधर वाला जो आएगा वो कॉस में आएगा, इधर वाला साइन में आएगा, तो यहाँ पर कॉस वाला हमने ले लिया, ये समझ आया। अब S के कंपोनेंट देखो, S को अगर देखेंगे S इस लाइन पे लग रहा है जो कि वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है, ये वर्टिकल है, यहाँ से S इधर लगा हुआ है, S थीटा एंगल बना रहा है, तो एक इधर को दो घटक होंगे इसके, तो इधर जो घटक आएगा वो तो आएगा S, इसके साथ कॉस है तो कॉस थीटा, नीचे का तो क्या आएगा इसका कंपोनेंट S कॉस थीटा आएगा नीचे की ओर, ठीक है, यहाँ पर नीचे की ओर क्या आएगा कॉस थीटा, और इधर को जो आएगा S साइन थीटा आएगा। ये चीज़ समझ आ रही है सभी को। तो x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है, प्लस में S साइन थीटा। अब S की वैल्यू भी आप टाउ के पदों वाली लिख लीजिए, ये क्लियर हुआ ना सभी को। तो S के साथ साइन थीटा आएगा, बट S की वैल्यू टाउ वाली क्या है, टाउ ए बी, और यहाँ पर ले लिया साइन थीटा। इतना क्लियर हुआ सभी को। अब यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आगे सिंप्लीफाई करने के लिए इस AC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। इस AC की वैल्यू निकालने के लिए साइड में लिख देना आप क्या, चूँकि त्रिभुज ABC से त्रिभुज ABC में आप कॉस थीटा अगर लगाएंगे, कॉस थीटा, तो थीटा ये है, इसके नीचे वाली भुजा ये आधार हो गई, ये कड़ हो गया। थीटा के सामने की भुजा लंब होती है हमेशा, तो आधार बट्टे कड़ यानी AC बट्टे AB क्या आएगा, AC अपॉन AB आएगा, AC अपॉन में AB। तो यहाँ से AC निकल के क्या आ गया आपका AB कॉस थीटा, AB कॉस थीटा लगा दीजिए AC के प्लेस पे AB कॉस थीटा, तो सिग्मा x इंटू में AB कॉस थीटा बराबर, इन दोनों में से AB कॉमन ले लीजिए आप, तो क्या बचेगा यहाँ सिग्मा n कॉस थीटा बच गया, प्लस में टाओ इंटू साइन थीटा बच गया। तो AB से AB कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से एक इक्वेशन निकल के आ गई, कॉस थीटा को भी इस साइड ले आओ, तो सिग्मा x इक्वल टू आ गया कितना निकल के, सिग्मा n इंटू कॉस थीटा, इसके नीचे आएगा तो कट जाएगा ये, प्लस इसके नीचे आएगा तो टाओ इंटू में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या तो डायरेक्ट टेन थीटा लिख दो या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक इक्वेशन मिल गई हमें, ये क्या मिल गया, एक इक्वेशन मिल गई। इतना सभी को समझ आ रहा है ना। ए भी तो कट गया था, कॉस थीटा को इसके नीचे लाए तो कट गया, इसके नीचे लाए तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया। यहाँ तक बोलिए सभी को समझ आ रहा है इतना। चलिए अब इसको मैं ऊपर से रफ कर रहा हूँ और आगे सॉल्व करते हैं। इसको हटा दें, ये चीज़ आप लोग नोट कर लिए होंगे उम्मीद है। इसको हटाते हैं, मैं हेडिंग पूरी मिटा रहा हूँ ऊपर से, ऊपर सॉल्व करते हैं पूरा, ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन है, जगह चाहिए हमें ज़्यादा। पहला डेरिवेशन है, इसको समझ लीजिए, थोड़ा टाइम ले रहा है, बाकी आगे आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा। हमें इस डायग्राम की जरूरत नहीं है, नीचे वाले की जरूरत थी सिर्फ। अब संतुलन की अवस्था देख रहे हैं हमने, एक तो देख लिया सिग्मा fx बराबर 0 से, दूसरा देखेंगे हम सिग्मा fy बराबर 0 से। मतलब अब वर्टिकल वाले फोर्स देखिए, तो इस पर तो कोई वर्टिकल फोर्स नहीं, सिर्फ इस पर लग रहा है, एक ये लग रहा है और एक s का जो कंपोनेंट नीचे की ओर आ रहा था, एक वो लगेगा। तो n का ऊपर की ओर कंपोनेंट साइन थीटा वाला होगा, ऊपर की ओर क्या है आपका, यहाँ पर लिख दीजिए सिग्मा n AB, ये तो फोर्स की वैल्यू है, इंटू में कंपोनेंट आपका साइन थीटा था, नीचे की ओर है तो बराबर करके नीचे की ओर लिख दीजिए। s का कंपोनेंट इधर कॉस वाला था, तो क्या आएगा, टाओ AB है, ये टाओ AB इंटू कॉस थीटा। ये सिग्मा fy बराबर 0 से निकाल दिया, मतलब ऊपर की ओर लगने वाले फोर्स बराबर नीचे की ओर। देखो s का एक कंपोनेंट ये आया, दूसरा ये आया, ऐसे n का एक कंपोनेंट ये था, दूसरा ये था। तो x अक्ष वाले तो हमने इसमें ले लिए थे, y अक्ष वाले हम सिग्मा fy वाले में ले रहे हैं। अब यहाँ से AB से AB कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से आप या तो टाउ की वैल्यू निकाल दो या सिग्मा n की कोई एक वैल्यू निकाल लो। पहले सपोज मैं यहाँ से टाउ की वैल्यू निकाल देता हूँ। टाउ बराबर क्या आएगा, सिग्मा n, यहाँ साइन थीटा है और कॉस थीटा को इसके अपॉन में ले जाएंगे, कॉस थीटा। इसको पुट कर दो, पुट इन
इक्वेशन फर्स्ट जो हमने यहाँ बनाई है इसमें टाउ के प्लेस पर रख दो इसको। जब हम इसको यहाँ पर टाउ के प्लेस पर रखेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से मिलेगा सिग्मा एक्स बराबर, यहाँ सिग्मा एन है, सिग्मा एन प्लस में इस टाउ के प्लेस पर रखिए इस वैल्यू को, सिग्मा एन इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इंटू में यहाँ पर क्या है ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, सही लिखे हैं। फिर से टाउ की जगह पे लिखा क्या, सिग्मा एन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दिया, और यहाँ पर भी क्या है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, तो क्या आ गया, कुछ मिस्टेक हुई है क्या कहीं, कुछ मिस्टेक जरूर हुई है कहीं ना कहीं। अच्छा हाँ, ये मिस्टेक हुई है, नहीं सही तो है, कॉस ही लिया है इस पर, सही है बिल्कुल। ये तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इस पे क्या आया था, इस पे साइन है, सही है, ठीक तो है, यहाँ तक कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई ना। सिग्मा एन की वैल्यू पुट की है, ओके। ठीक है, कुछ गलती नहीं है, सही है, कंफ्यूज हो रहे थे फालतू का। यहाँ से सिग्मा एन कॉमन लीजिए, सिग्मा एक्स बराबर सिग्मा एन यहाँ से कॉमन लीजिए, 1 बच गया, ऊपर हो गया साइन स्क्वायर थीटा, नीचे हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे, इधर चला जाएगा साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे बचा कॉस स्क्वायर थीटा, क्या आ गया सिग्मा एक्स बराबर सिग्मा एन, इधर हो गया, इसको इधर ले गए, क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ ऊपर तो 1 हो गया, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा, इसको इस साइड ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा, तो यहाँ से सिग्मा एन की जो वैल्यू आएगी क्या आ जाएगी, सिग्मा एन बराबर आ गया सिग्मा एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, क्या आ गया सिग्मा एन बराबर, इसको इधर ले गए ना, तो सिग्मा एन बराबर सिग्मा एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, सिग्मा एन की वैल्यू आ गई। ठीक है, सिग्मा एन की वैल्यू बिल्कुल सही आ रही है, बिल्कुल राइट है एकदम, सिग्मा एक्स इंटू कॉस स्क्वायर थीटा सही आ रहा है। ठीक है, ये आ गई वैल्यू इसकी। अगर हम फोर्स के टर्म में लिखना चाहें वैल्यू को, फोर्स के टर्म में, तो यहाँ से सिग्मा एन बराबर क्या आ जाएगा, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया होता है, एक्स अक्ष सिग्मा एक्स यही तो था, तो एक्स अक्ष पे कौन सा फोर्स लग रहा है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू अपॉन ए हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया इंटू में यहाँ क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। आप फोर्स के टर्म में ये बता सकते हैं। यहाँ से हमारा क्या निकल गया, ये नॉर्मल स्ट्रेस निकल गया, नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। ठीक है, अब हमें शियर स्ट्रेस और निकालना है, शियर स्ट्रेस और देख लीजिए, ये मिटा रहा हूँ नीचे वाला। अब यहाँ से शियर स्ट्रेस की वैल्यू और देख लो, टाउ की वैल्यू क्या आएगी। अब टाउ की वैल्यू निकालने के लिए आप इसमें अब क्या सिग्मा एन की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ से सिग्मा एन की वैल्यू पुट कीजिए इसमें। ठीक है, तो सिग्मा एन बराबर कितना आएगा, या तो डायरेक्ट इसको ही रख दो, इसको रख दो, ये वाली वैल्यू को रख दो यहाँ पर सीधे, सिग्मा एन बराबर सिग्मा एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट में रखो, क्या आ गया सिग्मा एक्स बराबर सिग्मा एन के प्लेस पे लिखा जाएगा सिग्मा एक्स इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये है टाउ इंटू में यहाँ क्या है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इनको इस साइड ले जाओ, तो जब इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा सिग्मा एक्स कॉमन आ जाएगा, बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ क्या बच गया टाउ इंटू में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इतना समझ आ रहा है सभी को, नीचे वाला ये मिटा रहा हूँ, तो ये हो गया आपका कितना सिग्मा एक्स इंटू साइन स्क्वायर थीटा बराबर टाउ इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से साइन थीटा से स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसको इस साइड ले जाओ, तो यहाँ से टाउ बराबर क्या आ गया, यहाँ से टाउ की जो वैल्यू आ गई टाउ बराबर यहाँ हो जाएगा कितना सिग्मा एक्स इंटू में ब्रैकेट में लिख दो इसको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको मैं 2 से गुणा 2 से भाग कर सकता हूँ, तो सिग्मा एक्स इंटू ये आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में 2, ये फॉर्मूला साइन 2 थीटा का होता है, तो टाउ बराबर आ गया साइन 2 थीटा, सिग्मा एक्स क्या आ गया सिग्मा एक्स
इंटू में साइन 2 थीटा अपॉन 2 आ गया। समझ पा रहे हैं? अब यहाँ से आप चाहें तो टाउ बराबर इसको इसके फोर्स के फॉर्म में दिखा सकते हैं। एक्सियल स्ट्रेस था, एक्सियल फोर्स हमारा W अपॉन ए हो जाएगा, 2 यहाँ पर है तो W अपॉन 2a साइन 2 थीटा आ गया, ये आ गया। सभी को समझ आ रहा है इतना? ये या तो आप इसे लिख लीजिएगा या ऐसा है। स्ट्रेस के पदों में ये है और फोर्स के पदों में ये है। ये क्या आया हमारा? शियर स्ट्रेस आया है, शियर स्ट्रेस। तो हमने नॉर्मल स्ट्रेस निकाल लिया, लंब प्रतिबल, शियर स्ट्रेस निकाल लिया, कर्तन प्रतिबल। इस तरह से इसको हम डेराइव कर चुके। इस डेरिवेशन में आपको याद सिर्फ इतना रखना है कि जब भी किसी भी बॉडी पर कोई भी एक्सियल फोर्स लग रहा हो W, तो उस केस में नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा n बराबर W अपॉन ए कॉस स्क्वायर थीटा होता है, शियर स्ट्रेस टाउ बराबर W अपॉन 2a साइन 2 थीटा होता है। बोलिए इतना क्लियर है? वेरी गुड, समझ आ गया होगा उम्मीद है इतना सभी को। इसको एज ए फॉर्मूले के रूप में लिख लीजिएगा, छोटे से रूप में। आप क्या ऐसे एक छोटा सा डायग्राम बनाइएगा ऐसे करके, और जब आपका एक्सियल फोर्स कोई W लग रहा हो, W या फिर कोई एक्सियल स्ट्रेस सिग्मा x लग रहा हो, तो उस केस में नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला और ये शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला, इनको शॉर्ट नोट्स में लिखिएगा जो आपको क्वेश्चंस में यूज कर रहे होंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में, ठीक है। अब इसका एक बड़ा वाला डेरिवेशन और देखते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूँ पूरे को, और इसका बड़ा वाला डेरिवेशन देखते हैं जब दो फोर्स लग रहे हों, ठीक है। एक्स अक्ष में भी लग रहा हो, वाई अक्ष में भी, मतलब सिग्मा एक्स भी हो और सिग्मा वाई भी हो, तो उस केस में कैसे निकालते हैं नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस की वैल्यू। समझ आ गया सभी को? चलिए इसको हटाते हैं। चलिए, तो अब तक हम समझ चुके हैं क्या कि अगर किसी भी बॉडी पर कोई भी एक्सियल फोर्स लगा हो, लाइक डेट ये कोई बॉडी है और अगर इस पर कोई एक्सियल फोर्स लगा है W इस तरह से, तो इसमें नॉर्मल स्ट्रेस देख चुके हम। नॉर्मल स्ट्रेस किस पर? अगर कोई तिरछी काट यहाँ काट रखी है आपने, इस तिरछी काट पर, इस तिरछी काट पर यहाँ पर अगर आपको नॉर्मल स्ट्रेस लगा हुआ है सिग्मा n, ठीक है। तो इस नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा n की वैल्यू हम देख चुके कितनी आई थी। सिग्मा n की वैल्यू यहाँ से आया था, अगर हम इस W के पदों में बताएं तो W अपॉन ए आया था और इधर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमने पहला फॉर्मूला देखा था, ठीक। दूसरा फॉर्मूला हमने देख लिया क्या? शियर स्ट्रेस का। शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस टाउ बराबर कितना आया था? W अपॉन 2a और साइन 2 थीटा, ठीक। ये वाला आ गया हमारा शियर स्ट्रेस, कर्तन प्रतिबल। अब यहाँ से आगे हमें क्या बताना है? यहाँ से आगे देखना है मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी। अगर हमें मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस बताना है, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, यानी आप कह देंगे इसको अधिकतम लंबवत या लंब प्रतिबल, अधिकतम लंब प्रतिबल कितना होगा, ठीक है। तो अब देखिए मैक्सिमम के लिए आपको कॉस थीटा को क्या करना है? कॉस थीटा को 1 रखना है। जब भी हम किसी की वैल्यू निकालते हैं मैक्सिमम, तो साइन थीटा और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? कॉस थीटा इक्वल टू 1 लिख देंगे। समझ पा रहे हैं? अब कॉस थीटा इक्वल टू 1 है, या फिर आप कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कह दीजिए, एक ही मतलब होगा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस कितने की वैल्यू 1 होती है? 0 की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है ना, कॉस 0 की वैल्यू 1। और हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 के स्क्वायर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, डेट मीन्स थीटा यहाँ से कितना आएगा? 0 डिग्री। तो थीटा बराबर 0 डिग्री पर नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम होती है। किस पर? एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर जो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू कैसी आएगी? मैक्सिमम आएगी। सिग्मा n मैक्सिमम कितना आएगा? W अपॉन ए आएगा, सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो जब भी किसी भी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू बताओ, तो आप ओनली W अपॉन ए निकाल दीजिएगा, कॉस थीटा को 1 कर देंगे। इतना बोलिए, समझ आ रहा है? और ये थीटा बराबर 0 डिग्री पर होता है। सेम ऐसे ही हम मैक्सिमम शियर फोर्स की वैल्यू निकालेंगे, इसको नोट कर लेना आप। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मतलब अधिकतम कर्तन प्रतिबल, अधिकतम कर्तन प्रतिबल। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैसे निकालेंगे? तो यहाँ टाउ मैक्स लिख देना आप, टाउ मैक्स। टाउ मैक्स निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? इस बार साइन थीटा को 1 रखना होगा।
कितना साइन या 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू आप 1 रखेंगे। ठीक है, जब भी मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं तो साइन की वैल्यू और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू हमेशा प्लस का 1 होती है। अब साइन 2 थीटा इक्वल टू 1, साइन कितने की वैल्यू 1 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, कितने की, साइन 90 डिग्री की। साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा इक्वल टू कितना आ गया 45 डिग्री, कितना आया 45 डिग्री। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, एट ये मैं इधर का हटा रहा हूँ, ये वाला, एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री टाउ मैक्स मतलब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बराबर, इसको 1 कर दिया, क्या आ गया W/2A, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, जब भी मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा आपसे नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस की, तो कॉस वाले टर्म को और साइन वाले टर्म को आप 1 कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। मैंने यहाँ एंगल भी बता दिया बिकॉज ये कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जब भी किसी भी बॉडी पर कोई एक्सियल फोर्स कार्य कर रहा हो तो उसमें मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू कितने डिग्री पर मैक्सिमम होती है, तो थीटा बराबर 0 डिग्री पर मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितने डिग्री पर होता है, तो थीटा बराबर 45 डिग्री पर होता है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने दूसरे डेरिवेशन की ओर, इसको हटाते हैं। चलिए समझते हैं अब सेकेंड डेरिवेशन, नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस ऑन एन ऑब्लिक प्लेन ड्यू टू 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्सेस। अब इस बार हम 2 परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे किसी बॉडी पर। जैसे ये कोई बॉडी है, बिल्कुल पीछे की तरह ही आपको बनाना है, सेम टू सेम। ठीक, ये कोई भी बॉडी हो गई, इस पर इस बार आपको 2 लगाने हैं फोर्स। एक तो इस एक्स अक्ष की डायरेक्शन में लगाना है, जिसको आप कह देंगे WX। ठीक, इस तरह से WX। एंड दूसरा आपको लगाना है वाई अक्ष की डायरेक्शन में, इस तरह से, इसको आपने कह दिया WY। नीचे को भी सेम ऐसे ही WY। इतना समझ आया। एंड यहाँ पर आप कोई भी एक तिरछी काट के दिखा सकते हैं, ऐसे तिरछी काट दिया आपने, इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। अगर पीछे की तरफ देना चाहते हो तो आप AB लिख दीजिए, ये AB है और ये वर्टिकल से थीटा एंगल पर है। वर्टिकल लाइन खींचेंगे, पॉइंट C कह दीजिए और यहाँ पर एंगल थीटा बना देंगे, थीटा एंगल पर ये इंक्लाइंड है। ठीक है, इस ट्रायंगल को आप बाहर निकाल लीजिए, इधर बना दीजिए अलग से, जिससे हमें चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो पाएँ, इस तरह से। ठीक है, और हम देख पा रहे हैं ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C नहीं सॉरी ये C है और ये B है। ठीक है, अब इस ABC प्लेन पर कितने कितने फोर्स लग रहे हैं उन्हें देख लीजिए। सबसे पहले बात करें तो हम इस AC पर इधर को लग रहा है WX लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो AB था, इस पर एक तो नॉर्मल आएगा आपका N, नॉर्मल फोर्स N आएगा और शियर फोर्स S आएगा। चलो इस बार ऊपर दिखा देते हैं इसको, आप ऊपर नीचे कहीं भी लगा के दिखा सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। साइन कन्वर्जन का ध्यान रखना है बस आपको। इस बार S यहाँ लगा दिया ऊपर। ठीक है, इतना सभी को समझ आ रहा है, ये चीज़ सभी को क्लियर है। चलिए, तो हम यहाँ पर हम क्या क्या लगा दिया, WX लगा दिया, किस पर, इधर को, इधर इस BC पर नीचे की ओर क्या आ रहा है, WY आ रहा है, इस BC पर नीचे की ओर आपने WY दिखा दिया। एंड इस पर तिरछी काट पर एक तो N लग रहा है आपका, इस लाइन को आगे ले जाइए इस तरह से, इस पर इसके परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या लग रहा है, N लग रहा है, नॉर्मल फोर्स है। और एंगल आपको पीछे बता ही चुके हैं, अगर ये थीटा एंगल है तो ये भी एंगल थीटा होगा। ठीक है, एंड S की बात करें, S आपका इधर लग रहा है, यहाँ पर S लग रहा है, यहाँ पर ये S लग रहा है, शियर फोर्स S। इतना सभी को समझ आ रहा है, और तो कोई फोर्स नहीं है, तो WX आएगा AC पर, WY आएगा BC पर, और इस तिरछी काट पर सिर्फ 2 ही आएंगे, नॉर्मल फोर्स और शियर फोर्स। ठीक है, अब इनको अगर मैं स्ट्रेस के टर्म में लिखना चाहूँ, इस N को भी आप स्ट्रेस के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सिग्मा N आएगा इंटू किस पे लग रहा है, AB पर, तो AB इंटू 1, मोटाई 1 मान ली तो AB इंटू 1, इस तरह से हमारा सिग्मा N इंटू AB आ गया, बिल्कुल पीछे की तरह से। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर टाउ इंटू AB आएगा, ये टाउ इंटू AB आ जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही WY जो है ये क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा WY, ये y अक्ष की ओर डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा Y होगा, सिग्मा Y इंटू में क्या है BC। एक्चुअल में ये स्ट्रेस इंटू एरिया लेते हैं तो BC इंटू 1 आता है, 1 को छोड़ दिया है यहाँ पर। ठीक, WX क्या आएगा, WX आपका आएगा सिग्मा X इंटू में किस पे लग रहा है, AC पर, तो AC।
ये सभी टर्म आपको क्लियर है सभी को, ठीक है। हम डायरेक्टली अब यहाँ से देखिए, मैं रिजोल्यूशन मेथड से सॉल्व करूँगा इसको, जिससे छोटा पड़े ये। अदरवाइज अगर हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा के करेंगे आप इसको तो बहुत लेंथी हो जाएगा। डायरेक्टली हम रिजोल्यूशन से करते हैं इसको, ठीक है, यानी इसके कंपोनेंट करके करेंगे, आसान लगेगा आपको बहुत। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स, अगर आप नॉर्मल फोर्स देखेंगे, नॉर्मल फोर्स मतलब लंबवत बल n है। अब n की वैल्यू क्या होगी, अब ध्यान से सुनेंगे आप लोग, n की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। सबसे पहली चीज़ देखिए n की वैल्यू, अगर मैं यहाँ पर कंपोनेंट करना चाहूँ तो इस WX का कंपोनेंट n की दिशा में क्या होगा। अब चूंकि ये WX है ये वाला, आप यहाँ दिखा दो ऐसा पूरी सीधी लाइन पे लग रहा है ना, ये इधर दिखा दो इधर दिखा दो, ये की मतलब है एक्सियल लग रहा है WX, ये वाला WX, ठीक है। तो इस WX का कंपोनेंट इधर की दिशा में जाएगा आपका, इधर को तो cos थीटा जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर ये WX। अब चूंकि ये तो आपका फोर्स है, WX इंटू में क्या आएगा cos थीटा, क्लियर ना, क्योंकि n के साथ इसका एंगल बनना, मैं n पर कंपोनेंट ले रहा हूँ इनके, WX का कंपोनेंट n के ऊपर लिए, क्या आया आपका यहाँ पर ये, इसके ऊपर आएगा n का कंपोनेंट क्या WX इंटू cos थीटा। सेम ऐसे आप WY वाला कंपोनेंट लीजिए। अब WY का कंपोनेंट देखिए क्या आएगा इसके ऊपर, WY का कंपोनेंट जैसे नीचे को लग रहा है WY, सेम ऊपर भी ऐसे WY लग रहा था। आप यहाँ ना देख के यहाँ से समझ सकते हैं इजीली, ठीक है। यहाँ मत देखिए, ऊपर देख लीजिए, यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आसानी से। ये WX है, ये एंगल आपका थीटा आ रहा है, तो n के ऊपर इसका कंपोनेंट क्या आएगा, n के ऊपर WX cos थीटा आएगा। WY का क्या आएगा, चूंकि WY का तो एंगल बन नहीं रहा इसके साथ, जो WY है ये वाला, ये वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है ना, ये वर्टिकल लाइन है इस तरह से, तो यहाँ पर क्या आएगा इसके साथ sin थीटा आएगा। तो ऊपर को प्लस में WY, ये WY है इसका, इसके साथ इस पर कंपोनेंट क्या आएगा, यहाँ पर थीटा बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा एंगल, जिस पर नहीं बन रहा उस पर साइन लेंगे, तो WY sin थीटा आएगा। ये हमने सिंपल कर दिया, n की वैल्यू निकाल दी, मतलब n के ऊपर WX और WY के घटक दिखा दिए क्या क्या आएंगे। WX का आया WX cos थीटा, WY का आया WY sin थीटा, इस तरह से। तो आपको ये नहीं देखना पड़ेगा, यहाँ से आप डायरेक्ट बता सकते हैं। अब इसको देख करके इसकी वैल्यूज लिख दीजिए यहाँ पर। n की वैल्यू क्या है, सिग्मा n इंटू ए बी, सिग्मा n इंटू ए बी। WX की वैल्यू क्या है, सिग्मा x इंटू ए सी, सिग्मा x इंटू ए सी, यहाँ cos थीटा है, cos थीटा लिख दीजिए। प्लस WY की वैल्यू क्या है, WY की वैल्यू देखिए, सिग्मा y इंटू बी सी, और पीछे क्या है sin थीटा। ये चीज़ बताइए, समझ आ रहा है सभी को, ये छोटा हो गया बिल्कुल, यहीं से आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। आपको करना क्या है, नॉर्मल फोर्स निकाल रहे हैं तो WX WY दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्स के जो फैक्टर है उनको ले लीजिए इस n में, तो n बराबर हो जाएगा WX cos थीटा WY sin थीटा, n की वैल्यू। अब n की वैल्यू रख दी स्ट्रेस के पदों में, WX की वैल्यू रख दी स्ट्रेस के पदों में, WY की वैल्यू रख दी स्ट्रेस के पदों में, यहाँ वैल्यू पुट के इसको सॉल्व किया। ए बी को इस साइड ले आओ तो यहाँ से हमारा नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा n आ जाएगा, कितना, यह आ गया सिग्मा x आ गया इंटू में ये ए सी अपॉन में ए बी cos थीटा, प्लस सिग्मा y बी सी अपॉन में ए बी साइन थीटा। क्लियर हुआ। यहाँ से क्या आ जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस लिख लीजिए, नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा n इक्वल टू सिग्मा x इंटू ए सी अपॉन ए बी क्या आएगा, ए सी आधार है अपॉन ए बी कण है, आधार वटे कण यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस cos थीटा होता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। इस ट्रायंगल में आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी वैल्यू भी cos थीटा आएगी, cos थीटा, और ये आपको ऑलरेडी पहले से cos थीटा है। सिग्मा y इंटू, अब बी सी अपॉन ए बी देखिए, बी सी ये है लंब वट्टे कण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा होता है, तो ये साइन थीटा, ये भी साइन थीटा। डेट मीन्स यहाँ से वैल्यू आ गई आपकी सिग्मा n बराबर सिग्मा x cos स्क्वायर थीटा प्लस में सिग्मा y साइन स्क्वायर थीटा। ये डेरिवेशन हो गया कंप्लीट आपका, देखो छोटा सा हो गया ना, जबकि ये बड़ा था, काफ़ी बड़ा था। अगर मैं इसको इक्विलिब्रियम की कंडीशन से करता तो बहुत बड़ा हो जाता। इस तरह से ये काफ़ी ज़्यादा आसान और बहुत सिंपल हो गया है। ठीक है, समझ आया आप सबको इतना, बहुत बढ़िया। इसको लिख लीजिए आप लोग। अब दूसरा फॉर्मूला देखिए, दूसरा फॉर्मूला डिराइव करते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस के बाद अब डिराइव करेंगे कौन सा, हम शियर स्ट्रेस। हटा दें इसको, चलिए बिल्कुल सेम ऐसे ही आप शियर स्ट्रेस देखिए, शियर स्ट्रेस। हालांकि ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। इन फॉर्मूलों को आप जरूर याद कर लें, डेरिवेशन गेट के एग्जाम में आते हैं। आपको जान के बहुत खुशी होगी, ये वाला चैप्टर जो गेट का एग्जाम होता है ना, उसमें आता है। मोहर सर्किल, प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल प्लेन, गेट तक में पूछे जाते हैं इनके फॉर्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चन।
ESE में आते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम में भी आते हैं इसके बहुत क्वेश्चन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और डेरिवेशन इसके हार्ड लगते हैं देखने में, नॉर्मली होते नहीं है हार्ड वैसे। आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेना, काफ़ी आपके लिए। ऐसे ही अब शियर स्ट्रेस की जगह पहले शियर फोर्स निकालिए। शियर फोर्स क्या है हमारा, एस है, एस, शियर फोर्स एस। अब एस के ऊपर देखो WY के और WX के कंपोनेंट क्या क्या होंगे। एस ये लग रहा है, ये वाला एस, ठीक है, एस ये तो जा रहा है इस साइड को ऐसे। अगर आप इस एस पर कंपोनेंट देखेंगे किस किस के, WX और WY के, तो देखो WY तो ऊपर की ओर लग रहा है, तो WY का तो आपका सिंपली पॉजिटिव हो गया इधर को, ये वाला। अब देखो WY ये है, WX ये है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो वर्टिकल से ये लाइन क्या बना रही है, थीटा एंगल बना रही है वर्टिकल से, और हमारा WY भी वर्टिकल है, तो WY के साथ तो कॉस थीटा आएगा। क्या आएगा, कॉस थीटा, WY कॉस थीटा, ठीक। अब WX आपका इधर को जा रहा है नेगेटिव की तरफ, तो WX वाला माइनस में रहेगा, और WX के साथ कोई एंगल बन रहा है क्या, एस का नहीं बन रहा है एंगल, तो ये साइन थीटा आएगा, WX साइन थीटा। जिसके साथ एंगल बन रहा है उसको कॉस लेंगे। अब आपने देखा ये WY वर्टिकल था, और ये जो एस है हमारा तिरछी काट ही तो ऐसे यहाँ पर स्पर्श रेखीय होता है, तो इस तिरछी काट का वर्टिकल के साथ एंगल थीटा है, डेट मीन्स Y के साथ एंगल थीटा है, X के साथ S का एंगल नहीं है, X के साथ N का था, X के साथ WX के साथ S का एंगल नहीं, इसलिए इस पर साइन थीटा ले लिया। बीच में माइनस क्यों लिया, क्योंकि नेगेटिव की ओर वाला WX आ रहा है इसमें। अगर आप नीचे लेते, इधर को नीचे को लेते आप, तो यहाँ पर WX वाला आपका पॉजिटिव आता है, इधर को WY वाला नेगेटिव आता, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कैसी भी। अब यहाँ पर सभी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। कौन कौन सी, S की वैल्यू रखो, S की वैल्यू क्या है, टाउ इंटू AB। WY की वैल्यू रखो सिग्मा Y इंटू में BC, यहाँ क्या है, कॉस थीटा है, माइनस WX की वैल्यू भी रखो। WX की वैल्यू क्या है, आप देख पा रहे हैं WX की वैल्यू सिग्मा X इंटू में AC इंटू साइन थीटा लिख दिया। अब यहाँ पर इस AB को इस साइड ले आओ, तो टाउ बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा Y इंटू में BC अपॉन में AB आ गया कॉस थीटा, माइनस सिग्मा X इंटू AC अपॉन AB साइन थीटा। अब टाउ का नाम लिख दीजिए यहाँ पर, चाहे तो नीचे लिख लेना, कोई बात नहीं, यहाँ भी लिख दीजिए ऐसे, टाउ बराबर सिग्मा Y BC अपॉन AB। BC यहाँ पर क्या, BC थीटा के सामने की वजह लंब होती है, लंबवती कर्ण साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस सिग्मा X इंटू AC क्या है, AC आधार है, आधार बट्टे कर्ण कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। समझ पा रहे हैं, यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, तो टाउ बराबर आ गया सिग्मा Y माइनस सिग्मा X इंटू में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप अगर इसमें 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे तो ऊपर 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ से जो आपका शियर स्ट्रेस आ गया निकल के, शियर स्ट्रेस कितना आ जाएगा, टाउ बराबर सिग्मा Y माइनस सिग्मा X अपॉन में 2 लिख लीजिए। यहाँ अपॉन में 2 क्या लिखा है, क्योंकि 2 से भाग और 2 से यहाँ गुणा करेंगे तो ये साइन 2 थीटा बन जाएगा। कितना बन जाएगा, साइन 2 थीटा। ये क्या आ गया, ये शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला आ गया। उम्मीद है आप सबको ये फॉर्मूला भी समझ में आया होगा, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल सही, राइट आ रहा है, यही आ रहा है, इतना बताइए, समझ आ गया सभी को। चलिए मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस देखते हैं और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस देख लेते हैं। इस कंडीशन में हमने दोनों फॉर्मूले निकाल लिए। डायग्राम मिटा दूं, ये डायग्राम मिटा रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया होगा इसको। अब यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस कितना आया हमारे इस केस में, नॉर्मल स्ट्रेस यानी लंबवत प्रतिबल सिग्मा एन की वैल्यू आप सबने देखा था कितना आया था नॉर्मल स्ट्रेस, पीछे हमने जो डेरिवेशन कराया था, सिग्मा एक्स के साथ तो कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा था, सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में सिग्मा वाई के साथ साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है। ये तो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू आ गई। ऐसे ही अगर हम बात करें किसकी, शियर स्ट्रेस की, शियर स्ट्रेस टाउ होता है। शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आई है, सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स अपॉन में 2 इंटू में साइन 2 थीटा। ये दोनों फॉर्मूले हमने डराइव कर लिए, बाकी ओवरऑल आपको केवल फॉर्मूले याद करने हैं। डेरिवेशन समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो स्किप कर देना है इसको, ठीक है। चलिए अब यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू और फाइंड आउट करते हैं। जैसे पीछे निकाला था हमने ओनली एक्सियल फोर्स के कारण, वैसे ही यहाँ भी निकालेंगे।
चलिए लिख लीजिए यहाँ पर मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस यानी अधिकतम लंब प्रतिबल। अब मैक्सिमम के लिए यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है इसमें। डेट मीन्स यहाँ पर आपको साइन थीटा कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पुट नहीं करनी है, बल्कि वो वैल्यू पुट करनी है जिसमें ये इक्वल होते हैं दोनों। तो साइन थीटा कॉस थीटा कब इक्वल होते हैं? 45 डिग्री पर इक्वल होते हैं। साइन 45 डिग्री पर ये दोनों बराबर होते हैं, समान होते हैं। इतना बोलिए, सभी को क्लियर है ये चीज़? ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कह देंगे, यहाँ लिख देंगे आप क्या, एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। यहाँ पर थीटा बराबर 45 डिग्री लेंगे आप। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू इसी पर बराबर आती है। तो लिख लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ से आ गया सिग्मा एन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, सिग्मा एक्स इंटू कॉस थीटा की कॉस 45 का मान 1/√2, इसका स्क्वायर कर दिया। सिग्मा वाई साइन 45 का मान भी 1/√2, इसका भी स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ से आ गया सिग्मा एन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा एक्स इसका स्क्वायर करेंगे अपॉन में 2 आएगा, प्लस सिग्मा वाई इसका स्क्वायर करेंगे ये भी अपॉन में 2 आएगा। तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 हो जाएगा मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू। क्लियर हुआ इतना सभी को? चलिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस देख लीजिए। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अधिकतम कर्तन प्रतिबल। अधिकतम कर्तन प्रतिबल में ओनली साइन वाला टर्म आ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे आप, इसको बराबर रख देंगे 1 के। यहाँ पे डायरेक्ट 1 लिखेंगे, साइन 2 थीटा इक्वल टू 1। साइन कितने की वैल्यू 1 होती है? साइन 90 की वैल्यू। डेट मीन्स यहाँ भी थीटा कितना आएगा, यहाँ भी थीटा आ जाएगा आपका 45 डिग्री। अब पूरा सॉल्व करके दिखा सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, क्योंकि आप देख लीजिए 90 है, 2 थीटा बराबर 90, थीटा बराबर 45। तो यहाँ इसको 1 कर दीजिए, क्या आ गया यहाँ से, टाउ मैक्स की वैल्यू आ गई। टाउ मैक्स की वैल्यू सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स अपॉन में 2, और बस इतना ही। ठीक है, यही आएगा। साइन 2 थीटा वाला टर्म तो 1 हो जाएगा। तो ये आसान है थोड़ा सा, जब भी 2 फोर्स लगेंगे आपको इसमें 4 फॉर्मूले ये वाले याद करने हैं। एक फोर्स के लिए पीछे वाले 4 फॉर्मूले आपको याद हो गए थे। जब W लग रहा हो एक्सियल फोर्स ओनली W, तो उस केस में आपका सिग्मा एन की वैल्यू आई थी W/A cos स्क्वायर थीटा, और टाउ की वैल्यू आई थी W/2A साइन 2 थीटा। मैक्सिमम के केस में आपने कॉस को और साइन वाले टर्म को 1 कर दिया था। सेम ऐसे ही आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस आएगा जब 2 दिशाओं में लग रहे हो, लंबवत दिशाओं में WX और WY लग रहे हैं, तो इस केस में नॉर्मल स्ट्रेस आएगा सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा, और शियर आएगा सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स/2 साइन 2 थीटा। कहने का मतलब आपको ये 4 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे इसमें। ये 4 फॉर्मूले आप लोग याद कर लीजिएगा। ऑब्लिक प्लेन के केस में है ये। अभी हमने यहाँ पर प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल प्लेन की बात नहीं की, ऑब्लिक प्लेन की बात की हमने भी। तिरछी काट कोई भी हो उसकी बात कर रहे हैं, तो इसको हटाते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। अब इसके बाद तीसरे टॉपिक से आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए समझते हैं अब सेकंड टॉपिक, पूरक कर्तन प्रतिबल यानी कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस क्या होता है? बहुत सिंपल सा है। देखिए जैसे ये कोई एक बॉडी है, ABCD क्या है, कोई भी एक बॉडी है ये। अब इस बॉडी पर आपके सामने शियर स्ट्रेस लगा हुआ है। शियर स्ट्रेस जानते हैं ना आप? शियर स्ट्रेस का मतलब होता है जो किसी भी सरफेस के टेंजेंशियल काम करे, स्पर्श रेखीय काम करे। तो सपोज मैंने यहाँ पर लगा दिया एक शियर स्ट्रेस, इस तरह से BC प्लेन पे लगा रखा है शियर स्ट्रेस ये वाला। सपोज मैंने इसको नाम दे दिया क्या, टाउ। टाउ ठीक, ये ऊपर की ओर लग रहा है, इस वाले प्लेन पे मैं नीचे की ओर लगा दे रहा हूँ, मतलब कपल की फॉर्म में लगा रखा है मैंने यहाँ पर शियर स्ट्रेस। इसको टाउ 1 कह दीजिए आप, टाउ 1। हो सकता है बुक में ये Q1 से दर्शा रखा हो, ठीक है, ये वाला। इतना सभी को समझ आ रहा है? आपने क्या लगा दिया, इस पे एक कपल की फॉर्म में शियर स्ट्रेस लगा रखा है टाउ 1। अब ये शियर स्ट्रेस इस बॉडी को किधर घुमाएगा, ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, इस तरह से, ऐसे। समझ पा रहा ना? इधर घुमाएगा ऐसे, आपको दिखाई दे रहा होगा, इधर ऊपर की ओर लग रहा है, इधर नीचे की ओर, तो ऐसे रोटेट कराएगा इसको, ये ऐसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको ये घुमाने की कोशिश करेगा। टाउ 1 यहाँ पर क्या है, टाउ 1 एक शियर स्ट्रेस है। अब होगा क्या, इस बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक अपने आप ही, कैसे, अपने आप स्वतः ही इस बॉडी के अंदर से
एक दूसरा शियर स्ट्रेस उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? एक दूसरा शियर स्ट्रेस। वो शियर स्ट्रेस का नेचर क्या होगा? इस पहले वाले शियर स्ट्रेस के परपेंडिकुलर होगा। जैसे सपोज τ2 दूसरा शियर स्ट्रेस उत्पन्न होगा तो ये पहले वाले के तो परपेंडिकुलर होगा, τ1 के कैसा होगा? परपेंडिकुलर, मतलब लंबवत होगा। एंड इसके साथ साथ ये अपोजिट टर्निंग मूवमेंट का होगा। अपोजिट टर्निंग मूवमेंट, अपोजिट टर्निंग मूवमेंट से मतलब क्या है? विपरीत घुमाव आघूर्ण वाला होगा। मतलब अगर ये ऐसे घुमा रहा है तो वो इसको इस साइड से ऐसे घुमाएगा, इस साइड से घुमाएगा। अब ये ऐसे लग रहा है ऐसे, तो इसके परपेंडिकुलर मतलब लंबवत डिग्री पे ऐसे करके होगा, ऐसे होगा और या फिर ऐसे होगा। अब इनका एरो किधर लगाएंगे हम? तो देखिए ये तो ऐसे घुमा रहा था, तो इसका एरो ऐसे लगेगा इस साइड को, ऐसे ऐसे, ताकि ये इधर रोटेट करा सके। अब आपको समझ आ रहा होगा, आपको क्या समझ आ रहा है यहाँ से कि ये वाला जो τ1 था वो तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा था, और ये τ2 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो τ2 कैसे घुमाएगा? इसको ऐसे क्लॉकवाइज दिशा में घुमा रहा है। तो फिर इसको बॉडी को ये इक्विलिब्रियम में रखेगा। क्या करेगा? ये संतुलन में बनाए रखेगा। तो जो हमारा पूरा कर्तन प्रतिबल होता है, कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस होता है, इसका मेन काम होता है किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम में बनाए रखने का। और ये ऑटोमेटिक ही बॉडी के अंदर से उत्पन्न होता है, इसको लगाया नहीं जाता अलग से, ये स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है τ2 का, वो τ1 के बराबर होता है। मतलब वैल्यू बिल्कुल सेम होती है, मैग्नीट्यूड एकदम सेम होगा, एक दूसरे के ये परपेंडिकुलर होंगे एंड अपोजिट टर्निंग मूवमेंट के होते हैं, विपरीत घुमाव आघूर्ण के ये होते हैं। अब अगर आप इसकी थ्योरी को ध्यान से पढ़ेंगे डायग्राम को देखते हुए तो आपको चीज़ें इजीली क्लियर हो जाएंगी। मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया है ये τ1 है तो ये वाला क्या हो गया आपका? τ2 हो गया। ये τ2, इधर भी τ2, मतलब कपल की फॉर्म में लगा रखा हमने। कपल की फॉर्म में ही क्यों लगाया? ताकि हम ये दिखा सकें कि ये इसको कैसे घुमा रहा था और ये कैसे घुमा रहा है, रोटेट कैसे करा रहा है। ठीक है, तो मैंने जो बताया है डायग्राम में वही चीज़ लिखी है थ्योरी में। किसी शियर स्ट्रेस यानी कर्तन प्रतिबल किसी शियर स्ट्रेस के साथ हमेशा उसी मान का मतलब मैग्नीट्यूड सेम होगा, सेम वैल्यू का, परंतु विपरीत घुमाव गुण, विपरीत मतलब अपोजिट टर्निंग मूवमेंट का कर्तन प्रतिबल पहले प्रतिबल के लंब दिशा में मतलब परपेंडिकुलर स्वयं ही यानी सेल्फली कार्य करने लगता है, जिसे हम पूरक कर्तन प्रतिबल कहते हैं। ये चीज़ सभी को समझ आ रही है? इसका मेन काम क्या होता है? बॉडी को संतुलन में बनाए रखने का होता है। तो आपसे कोई भी डेफिनेशन पूछे कम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस की तो आप इजीली बता सकते हैं। आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे अगर कोई भी शियर स्ट्रेस किसी बॉडी पर लगा हुआ है पहले से, ठीक है, तो इस शियर स्ट्रेस के साथ हमेशा इसी वैल्यू का मतलब जितनी वैल्यू τ1 की थी उतनी τ2 की होगी, इसी वैल्यू का इसके परपेंडिकुलर परंतु अपोजिट टर्निंग मूवमेंट का एक दूसरा शियर स्ट्रेस सेल्फली स्वतः ही कार्य करने लगता है, जिसे हम कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस कहते हैं। उम्मीद है आप सब समझ पा रहे होंगे। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है, कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस जो होता है किसी बॉडी पर लगाए गए शियर स्ट्रेस की वैल्यू के बराबर होता है। मूवमेंट कैसा होता है? उसका अपोजिट डायरेक्शन में होता है, यानी अपोजिट टर्निंग मूवमेंट का होता है, एंड ये परपेंडिकुलर होता है पहले वाले के। ये चीज़ सभी को समझ आ रही है ना? तो ये लिखिएगा, ये डायग्राम बनाइएगा, हो सके तो शॉर्ट में आप ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा जिससे आपको चीज़ें आसान लगें। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। थ्योरी वाला पार्ट था, 2 नंबर में इसकी थ्योरी पूछी जाती है, आप इसको अपने नोट्स में लिख लीजिए। चलिए अब अगले टॉपिक को देखते हैं। चलिए आज की क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और आज की क्लास का लास्ट टॉपिक, मुख्य प्रतिबल तथा मुख्य समतल यानी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड प्रिंसिपल प्लेन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये, और इसका डेरिवेशन लगभग 2-3 पेज पे कवर हो पाएगा पूरा। ठीक है, तो वो एग्जाम में आपका डेरिवेशन हो सकता है ना पूछे, लेकिन बिना डेरिवेशन के आपको फॉर्मूले समझ भी नहीं आएंगे, इसीलिए हम पूरा डेरिवेशन भी करेंगे। बट उससे पहले थ्योरी पार्ट इसका देख लेते हैं, क्योंकि कई बार केवल थ्योरी ही पूछ लेता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब किसे कहते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस, किसे कहते हैं प्रिंसिपल प्लेन, इसको समझिए, इसको बाद में पढ़ना, पहले समझ लीजिए इधर। जैसे ये कोई भी एक बॉडी है, ध्यान से सुनना, क्या है ये? कोई एक बॉडी है, इस बॉडी के किसी भी पॉइंट पर बहुत सारे प्लेन जा रहे हैं। लाइक डेट, एक प्लेन ये हो गया जो एक्स अक्ष की दिशा में जा रहा है, एक ये हो गया वाई अक्ष की दिशा में, एक इधर को जा रहा है, कोई प्लेन आपका ऐसे जा रहा है, मतलब बहुत सारे प्लेन है इसके अंदर,
विभिन्न दिशाओं में अनेक प्लेन बने हुए हैं और इन सभी प्लेन पे अलग अलग क्या है, स्ट्रेस लगे हुए हैं। सभी पे क्या लगे हैं, स्ट्रेस लगे हुए हैं, इन सब पे प्रतिबल लगे हुए हैं। मतलब कहने का क्या है, मतलब यह कि किसी भी बॉडी में विभिन्न दिशाओं में अनेक स्ट्रेस कार्य करते हैं। अब ये जो स्ट्रेस लग रहे हैं, ये स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस भी हो सकते हैं, शियर स्ट्रेस भी हो सकते हैं। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी भी बॉडी में डिफरेंट डायरेक्शंस में मैनी स्ट्रेसेस कार्य करते हैं। अब वो स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस भी हो सकते हैं, शियर स्ट्रेस भी हो सकते हैं। बट जिस पॉइंट से होकर के ये सभी स्ट्रेस जा रहे हैं, इस पॉइंट पर ऐसा कोई ना कोई प्लेन अवश्य होता है, ऐसा कोई ना कोई समतल अवश्य होता है जिस पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 होती है। क्या बोला मैंने, फिर से सुनिए ध्यान से। अगर किसी भी बॉडी के किसी पॉइंट से होके विभिन्न दिशाओं में अनेक स्ट्रेस कार्य कर रहे हैं, तो उस पॉइंट पर 3 ऐसे प्लेन या कोई प्लेन या फिर 3 प्लेन, कुछ भी कह सकते हैं आप, तो कोई ना कोई ऐसा प्लेन अवश्य होगा जिस प्लेन पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 होगी। तो उस प्लेन को ही हम कहेंगे प्रिंसिपल प्लेन। जिस प्लेन पर केवल नॉर्मल स्ट्रेस कार्य करते हैं, शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 होती है, वह प्लेन प्रिंसिपल प्लेन कहलाता है, मुख्य समतल कहलाता है। सभी को समझ आ रहा है ये चीज। जैसे सपोज मैंने इसमें से एक प्लेन निकाल लिया, लाइक दैट मैंने ये इंक्लाइन प्लेन ले लिया, ये वाला। इस प्लेन पे मैंने देखा ओनली नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट कर रहा है सिग्मा एन। मैंने देखा इस पर टाउ की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है। तो ये वाला जो प्लेन होगा मेरा, सपोज मैंने इसको नाम दे दिया, कोई भी ए बी नाम दे दिया, तो ये जो ए बी प्लेन है, ये ए बी प्लेन प्रिंसिपल प्लेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल प्लेन कहलाएगा। एंड इस ए बी प्लेन पर कार्य करने वाला जो नॉर्मल स्ट्रेस है सिग्मा एन, इसको हम प्रिंसिपल स्ट्रेस कहेंगे। ये चीज़ सभी को समझ आ रही है ना, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझिए आप कि ऐसा कोई भी प्लेन जिस पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 हो और केवल नॉर्मल स्ट्रेस ही कार्य करें, तो वह प्लेन आपका प्रिंसिपल प्लेन कहलाता है। और इस प्रिंसिपल प्लेन पर कार्य करने वाला नॉर्मल स्ट्रेस ही प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है। क्लियर हुआ ये चीज़। आप थ्योरी में पढ़िए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। थ्योरी यहाँ मैंने दोनों लैंग्वेज में लिखी है, जैसे हिंदी में पढ़ेंगे पहले। किसी बॉडी में विभिन्न दिशाओं में अनेक स्ट्रेस कार्य करते हैं। ये स्ट्रेसेस नॉर्मल एंड शियर हो सकते हैं, परंतु प्रत्येक बॉडी में कोई ना कोई ऐसा प्लेन अवश्य होता है जिसमें कोई शियर स्ट्रेस ना लगा हो, जिसमें कोई शियर स्ट्रेस ना लगा हो। ऐसे प्लेन को प्रिंसिपल प्लेन कहते हैं तथा इस प्लेन पर कार्य करने वाले नॉर्मल स्ट्रेस को प्रिंसिपल स्ट्रेस कहते हैं। इतना समझ पा रहे हैं। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, एट एनी पॉइंट ऑफ स्ट्रेंड बॉडी। स्ट्रेंड बॉडी मतलब खिंची हुई बॉडी जिस पे बाहर की तरफ बहुत सारे स्ट्रेस लगे हों, उसकी बात कर रहा है। एट एनी पॉइंट ऑफ स्ट्रेंड बॉडी, यानी स्ट्रेंड बॉडी के किसी भी पॉइंट पर देयर एग्जिस्ट 3 प्लेन्स, यानी ये ऐसे 3 प्लेन को एग्जिस्ट करता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो कि आपस में कैसे होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। अब आगे सुनिए, विच कैरी नॉर्मल स्ट्रेस। हालांकि ये आगे की बातें जो थी सब बकवास थी, यहाँ से शुरू होता है मेन चीज। विच कैरी नॉर्मल स्ट्रेस ओनली, ये क्या करता है, ओनली नॉर्मल स्ट्रेस को कैरी करता है। नो शियर स्ट्रेस, कोई भी शियर स्ट्रेस एक्ट ऑन दीज प्लेन्स, इन प्लेन्स पर एक्ट नहीं करता। जब कोई भी शियर स्ट्रेस एक्ट ना करे, ओनली नॉर्मल स्ट्रेस कैरी करे, तो दीज प्लेन्स आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल प्लेन। तो इन प्लेन को हम प्रिंसिपल प्लेन कहते हैं। एंड द नॉर्मल स्ट्रेसेस एक्टिंग ऑन द प्रिंसिपल प्लेन्स आर कॉल्ड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। और इन प्रिंसिपल प्लेन्स पर कार्य करने वाले स्ट्रेस क्या होते हैं, हमारे प्रिंसिपल स्ट्रेस होते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल स्ट्रेस होते हैं हमारे प्रिंसिपल स्ट्रेस। ये बोलिए, सभी को समझ आ रहा है। यहाँ ये मैंने एक लाइन लिख दी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी जेईई एग्जाम्स तक में ये लाइन पूछी गई है। प्रिंसिपल प्लेन पर शियर स्ट्रेस 0 होता है, ध्यान रखेंगे ना। यानी टाउ की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और नॉर्मल स्ट्रेस को ही हम प्रिंसिपल स्ट्रेस कहते हैं। इसको आप नोट कीजिए। अब मैं इसको रफ करके अब इसका मेन डेरिवेशन आपको समझा देता हूँ, जो सबसे मुख्य डेरिवेशन है, जिसमें हम प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल प्लेन, यानी प्रिंसिपल प्लेन तो आप समझ गए, ओनली प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, सब कुछ यहाँ पर फाइंड आउट करना सीखेंगे। हटाते हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।
चलिए, अब ये थ्योरी पहले लिखने से इतना फ़ायदा हो गया, कम टाइम में हमारा टॉपिक कवर हो गया, अदरवाइज आपको लिखना पड़ता, फिर पीडीएफ वगैरह देना पड़ता इधर उधर से। हालांकि आज की क्लास का कंप्लीट पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम पर पूरा, क्योंकि है मेरे पास अवेलेबल पीडीएफ, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सारा कुछ पीडीएफ में आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, आज की इस क्लास का कंप्लीट पीडीएफ आप टेलीग्राम पर डाउनलोड कर लीजिएगा। कैसे ज्वाइन करेंगे तो जीटेक पॉली सर्च कर लेना टेलीग्राम पर जाकर के, वहाँ आपको चैनल मिल जाएगा। इसके अलावा लिंक भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। अब ये डेरिवेशन बहुत बड़ा है, इसलिए बोर मत होना, इंटरेस्ट के साथ समझते चलना। ठीक है, आपने पहले दोनों डेरिवेशन किए थे तो आपको ये भी आराम से समझ में आ जाएगा। हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा बड़ा है। बड़ा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक आएंगे। इंक भी बहुत डार्क हो गई है, छूट भी नहीं रही। ये इंक कितनी मजबूती से बोर्ड से चिपकी हुई है। आप जब हाइड्रोलिक्स पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर इसका नाम सुन लेंगे क्या होता है, आपने पढ़ा होगा। हालांकि अडेजन फोर्स जानते हैं ना, आसंजन बल, तो आसंजन बल के कारण ही चिपकी हुई है ये इंक इस बोर्ड पर। ठीक है, आसंजन और ससंजन बल आपको पढ़ाएंगे, तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ये आसंजन बल का। जब डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स एक दूसरे पर चिपक जाते हैं ना तो आसंजन बल हो जाता है। चलिए, अब सबसे पहले हम एक बॉडी बनाते हैं। हमने कोई एक बॉडी बना ली, बॉडी मतलब कोई भी वस्तु। ठीक है, इस वस्तु पर हमने क्या किया, पहले दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने स्ट्रेस लगा दिए। ठीक है, एक इधर एक्स अक्ष की दिशा में, दूसरा वाई अक्ष की दिशा में, इस तरह से। ठीक, इसमें हमने कोई भी एक इंक्लाइन प्लेन कट कर लिया। इनको पहले मिला लो इस तरह से, ऐसे ऐसे, और हमने यहाँ पर कोई भी एक इंक्लाइन प्लेन काट दिया जो इसके बिल्कुल पॉइंट से होके पास हो रहा है। यहाँ से बीच में से होके पास कराना, सभी पॉइंट यहीं से होके गुजरेंगे। ठीक है, इस तरह से इसको नाम दे दीजिए। जो नोट्स में नाम दे रखा हुआ ये हम नाम दे देते हैं इनको, ताकि आपको पीडीएफ में समझ में आए चीज़ें आसानी से। तो हमने क्या क्या नाम दे दिया इसको ए बी नाम दे रखा है। ठीक है, क्या नाम दे रखा है, ए बी। ये ए पॉइंट है और ये वाला पॉइंट बी है। ये जरूरी नहीं है कोने से मिले, यहाँ से हो सकता है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था सेम वैसे ही है ये भी। ठीक है, इतना समझ पा रहे हैं सभी। ये हमने डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा एक्स ले रखा है और ये सिग्मा वाई ले रखा है, सिग्मा वाई। ठीक, और ये हमारा इसमें इंक्लाइंड प्लेन है। इस इंक्लाइंड प्लेन को ही हम पता करेंगे प्रिंसिपल प्लेन होगा। जब हम इस पर शियर स्ट्रेस को जीरो कर देंगे तब कह देंगे ये प्लेन हमारा प्रिंसिपल प्लेन हो गया। आगे डेरिवेशन में आप इस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, मान लिया ये वर्टिकल से थीटा एंगल पर झुका हुआ है, ऐसे वर्टिकल लाइन खींचेंगे इस तरह से। ये वर्टिकल लाइन खींच ली हमने, और मान लिया ये एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, यहाँ तक बोलिए, सभी को क्लियर है चीज़ें? बहुत बढ़िया। इसको नाम दे सकते हैं पॉइंट को कुछ भी, सपोज सी नाम दे दिया, सी। ठीक, इस पर नॉर्मल स्ट्रेस आपने मान लिया, इधर को कितना काम कर रहा है नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्या आपकी, सिग्मा एन है, सिग्मा एन। इतना बताइए, सभी को समझ आ रहा है ये? और हमने मान लिया सिग्मा एन, और हमने मान लिया इस पे जो शियर स्ट्रेस है नीचे की ओर है वो कितना है, टाउ है, टाउ। यहाँ तक समझ आ रहा है? इस प्लेन को हम प्रिंसिपल प्लेन कब कहेंगे, जब ये जो टाउ लगा रखा है हमने शियर स्ट्रेस, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। आगे दिखाएंगे आपको। ठीक, बाकी आप बाहर वाले सरफेस जो हैं ये वाले, ये इन सभी सरफेस पर लगा दीजिए टाउ की वैल्यू। यानी हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस जो पढ़ा था ना हमने, उसको लगा दीजिए। इस तरह से आप एरो बनाइए, ये तो ऊपर नीचे एरो हो गए इस तरह से। इसको हम टाउ को नाम देते हैं टाउ एक्स वाई, क्योंकि ये एक्स और वाई दोनों प्लेन में लग रहा है। ये एक्स प्लेन है, इधर का वाई प्लेन है, कोने पे लग रहा है। ठीक, सेम इधर वाला प्लेन हो गया आपका एक्स अक्ष वाला, ये वाई अक्ष वाला यहाँ पर। ठीक, ऐसे ही आप क्या करेंगे, ये तो आपका ऊपर की ओर नीचे की ओर लग गया। अब इसका एक और एरो लगाएंगे इन पर, जो कि इस एरो की तरफ को आएगा ऐसे। जब भूल जाए तो आप क्या करेंगे, एरो की तरफ को लगा दीजिएगा इस तरह से, तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। थोड़ा नीचे लगा देते हैं, ये वाला एक तरफ एरो लगा दीजिए, शियर स्ट्रेस दिखा रहे हैं।
ये भी क्या टाउ एक्स बाई है, और ये भी क्या था टाउ एक्स बाई। टाउ एक्स बाई यहाँ पर क्या है, जो हमारा ये डायरेक्ट प्लेन है ना एक्स और वाई वाले प्लेन, इन पे कार्य करने वाला कर्तन बल है। ये कर्तन बल कौन सा है, जो इन प्लेन पे कार्य कर रहा है। और ये टाउ क्या है, ये वाला टाउ है जो प्रिंसिपल प्लेन पे कार्य कर रहा है। ये डायरेक्ट स्ट्रेस है और ये वाला नॉर्मल स्ट्रेस है सिग्मा एन। इसका ट्रायंगल बाहर निकाल लेते हैं थोड़ा सा, जिससे हमें और अच्छे से ये क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए इसको भी देख लीजिए। अब इस ट्रायंगल को यहाँ बना दीजिए, नीचे ये बना दिया। इसमें क्या क्या लग रहा है, इस साइड को क्या लग रहा था, इस साइड को सिग्मा एक्स लग रहा है, सिग्मा एक्स। ठीक, और नीचे की ओर भी लग रहा है इस पर एक और स्ट्रेस, ये वाला लग रहा है। और इसको देखें हम, इसको इस पर क्या लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है कितना, सिग्मा वाई लग रहा है। एंड एक हमारा यहाँ पर शीयर स्ट्रेस लग रहा है नीचे की ओर, ये वाला। इसकी वैल्यू क्या है, टाउ एक्स बाई है, दोनों की वैल्यू टाउ एक्स बाई। ठीक है, ये दोनों प्लेन कवर हो गए। इसको नाम दे दिया है ए था, ये पॉइंट सी है, ये वाला पॉइंट बी था। हमने ए सी पर और बी सी पर देख लिया। अब इस ए बी पर देखो क्या है, ए बी पर इधर को लग रहा है। अगर यहाँ से मैं पॉइंट खींचूँ, ऐसे लाइन खींच दूँ पॉइंट वाली, तो इसके 90 डिग्री पर इधर को क्या लग रहा है, ये नॉर्मल स्ट्रेस यानी सिग्मा एन लग रहा है, सिग्मा एन। बट डायग्राम बनाना ही मैंने आपके लिए, बाकी तो फिर आसान हो जाएगा सब। इसके बाद नीचे की ओर यहाँ पर देखेंगे आप, इधर को क्या लग रहा है, टाउ लग रहा है। ओनली टाउ लिखेंगे, या फिर कुछ बुकों में क्यू थीटा से दर्शा रखा होगा, टाउ लिख दिया। ये दो चीज़ यहाँ पर एक्ट कर रही थी। आप सभी जानते हैं ये क्या है, ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ये भी क्या होगा, थीटा होगा। यहाँ तक सभी को समझ आ रहा है, बोलिए क्लियर है सभी को ये। अगर हम इसके कंपोनेंट करना चाहें, इसके कंपोनेंट के लिए यहाँ पर एक लाइन खींचनी पड़ेगी हमें यूँ, इस तरह से। हालांकि जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ कर लेंगे इसके कंपोनेंट, फिलहाल अभी रहने दीजिए ऐसे। डायग्राम बोलिए क्लियर हुआ सभी को डायग्राम ये, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, पहले हम इसमें सिग्मा एन और टाउ की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सिग्मा एन और टाउ निकल गया, तो उसके बाद हम टाउ को 0 रख के वहाँ से प्रिंसिपल प्लेन पता करेंगे, फिर उस प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू पता करेंगे, जिसको हम प्रिंसिपल स्ट्रेस कह देंगे। तो सबसे पहली चीज़ आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप संतुलन की अवस्था लगा दीजिए, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब इसको साथ साथ कॉपी में लिखते रहिएगा, क्योंकि 2-3 बार मिटाना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, हिंदी वाले बच्चे कह देंगे संतुलन की अवस्था में। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, आप सबको पता है, सिग्मा एफ एक्स बराबर 0 और सिग्मा एफ वाई बराबर 0। पहले सिग्मा एफ एक्स बराबर 0 से देखिए, सिग्मा एफ एक्स बराबर 0 यहाँ देखना है, यहाँ पर आपको, ठीक है। अब यहाँ हम फोर्स की बात कर रहे हैं, ये सभी स्ट्रेस लगे हुए हैं, सभी स्ट्रेस हैं। तो इन स्ट्रेस को फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका जो प्लेन है ना, इसके प्लेन के एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे पीछे किया था। तो हमारा जो ये सबसे पहले इधर देखेंगे, एक्स अक्ष की उस साइड को कौन सा लग रहा है, सिग्मा एक्स लग रहा है। सिग्मा एक्स किस पे लग रहा है, ए बी पर, तो इस ए सी पर। तो ए सी प्लेन का एरिया क्या होगा, ए सी इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि हमने मोटाई 1 ले रखी है। तो ए सी इंटू 1 क्या हो गया, एरिया। स्ट्रेस इंटू एरिया, फोर्स आ गया, ये एक्स अक्ष वाला फोर्स आ गया। और क्या लग रहा है उस साइड को, एक्स अक्ष पर केवल इधर को एक ही लग रहा था, ये एक ही लग रहा था, बाकी इस साइड को लग रहा है, इस साइड को। अच्छा एक और लग रहा है, सॉरी एक ये और लग रहा है ना, ये वाला इधर को एरो लग रहा है, ये एक्स अक्ष की नेगेटिव दिशा में, जो जिधर सिग्मा एक्स लग रहा है उधर को ये लग रहा है टाउ एक्स बाई, ये वाला बी और सी पे जो लग रहा है। तो ये उस साइड को तो प्लस कर लीजिए, इसको कितना है ये टाउ एक्स बाई। टाउ एक्स बाई स्ट्रेस है, एरिया कितना होगा, बी सी इंटू 1, बी सी इंटू 1। समझ आया। तो दो तो लग रहे थे, ये देखो एक्स अक्ष होता है इधर पॉजिटिव की तरफ, इधर नेगेटिव की तरफ। तो हमने इधर वाले फोर्स बराबर इधर वाले फोर्स कर लिए, तो इधर को कितना लग रहा है, सिग्मा एक्स लग रहा है, और ये लग रहा है टाउ एक्स बाई, ठीक है। अब इस साइड को आ जाओ, इस साइड को देखो बराबर के इस साइड बराबर कर दो और इस साइड लिख दो, ठीक। नेगेटिव साइन हमने क्यों कंसीडर नहीं किया, क्योंकि हमने बाईं ओर लगने वाले बराबर दाईं ओर वाले कर लिया है, इसलिए नेगेटिव को छोड़ दिया। अब आगे देखिए, इसके बाद अब क्या करेंगे, हम इधर की साइड में कौन कौन से लग रहे हैं, इधर की साइड में एक तो सिग्मा एन का कंपोनेंट आएगा, सिग्मा एन का इधर को कंपोनेंट क्या होगा, कॉस थीटा वाला आएगा, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट क्या कह देंगे यहाँ पर आप, सिग्मा एन कॉस थीटा या सिग्मा एन इंटू, अभी इसका एरिया और ले लो, एरिया क्या आएगा इसका, सिग्मा एन इंटू एरिया आएगा ए बी इंटू 1। ये तो हो गया फोर्स, स्ट्रेस इंटू एरिया फोर्स हो गया। अब फोर्स, अब कंपोनेंट लेंगे तो कॉस थीटा लेंगे, क्योंकि इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है एक्स अक्ष के साथ, ये हो गया। अब इस टाव का देखो, टाव, ये जो टाव है, ये टाव वर्टिकल से एंगल बना रहा है। टाव कैसे एंगल बना रहा है, वर्टिकल से। वर्टिकल से मतलब क्या हो गया, इस तरह से एंगल बना रहा है ऐसे,
ऐसे। तो यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है, इसके कंपोनेंट करेंगे तो एक इधर जाएगा एक इधर, इस टाउ का। इधर वाला आएगा टाउ साइन थीटा और नीचे वाला आएगा टाउ कॉस थीटा। ये चीज़ समझ में आ रही है। तो इधर पॉजिटिव की तरफ ही आ रहा है आपका टाउ साइन थीटा, तो इसमें जोड़ दीजिए टाउ साइन थीटा। बोलिए, इतना सभी को क्लियर हुआ? ये चीज़ सभी को समझ आई यहाँ से? बहुत अच्छी बात है। अब आगे देखिए, इसके बाद और आगे क्या कर सकते हैं आप इसमें। यहाँ पर है आपका, अच्छा इसमें भी तो एरिया लेना पड़ेगा। सॉरी, ये किस पे लग रहा था? टाव किस पे लग रहा है? टाव भी आपका ए बी पे ही लग रहा है। यहाँ भी इंटू में ए बी इंटू 1 कीजिए, उसके बाद लिखिए साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ भी ए बी है, यहाँ भी ए बी है, यहाँ बी सी है और यहाँ ए सी है। तो इस ए सी और बी सी की वैल्यू निकाल दो। अगर मैं इस ए सी की वैल्यू निकालूंगा, इस ट्रायंगल में ए सी की वैल्यू, ए सी क्या है? ए सी ये है आधार, आधार है तो कॉस थीटा आएगा, ए बी कॉस थीटा हो जाएगा। तो सिग्मा एक्स इंटू में ए वी कॉस थीटा ए सी की वैल्यू आई, प्लस टाउ एक्स बाई इंटू बी सी की वैल्यू। देखो बी सी क्या है? बी सी है, इस थीटा के सामने की भुजा लंब है, ये इसके सामने की भुजा लंब बी सी। तो बी सी के लिए क्या आएगा? ए बी साइन थीटा। अब त्रिभुज ए बी सी करके लगाना, कॉस थीटा साइन थीटा लगाना, वहाँ से ए सी और बी सी निकाल लेना पीछे की तरह से। बराबर यहाँ क्या गया? इधर से आप चाहें तो ए बी कॉमन ले लीजिए। ए बी कॉमन लिया आपने, क्या बचा? सिग्मा एन इंटू कॉस थीटा प्लस टाउ इंटू साइन थीटा, यही बचेगा। इधर का ए बी कॉमन लेंगे आप तो ये बी और ये बी कट जाएगा कॉमन लेने पर। मैं पहले इस साइड वाला लिख रहा हूँ, क्या बचा? सिग्मा एन बचा इंटू कॉस थीटा प्लस में टाउ बचा इंटू साइन थीटा, बराबर इधर क्या बचेगा? सिग्मा एक्स बचा इंटू कॉस थीटा बचा प्लस में टाउ एक्स बाई बचा और साइन थीटा बच गया। एक इक्वेशन मिल गया हमें, ये समझ आया? सेम ऐसे ही दूसरी इक्वेशन लेंगे, सिग्मा एफ वाई बराबर 0 से। सिग्मा एफ वाई मतलब बाई एक्स पर लगने वाले फोर्स। तो देखो नीचे की ओर जो लग रहा है ना एक तरफ, ऊपर की ओर वाले एक तरफ। पहले ऊपर की ओर वाले ले लो। ऊपर की ओर एक तो इस सिग्मा एन का कंपोनेंट आएगा, सिग्मा एन के साथ किस पे लग रहा है? ए बी पर। सिग्मा एन ए बी इंटू 1, स्ट्रेस को एरिया में कन्वर्ट कर लिया। इधर को कंपोनेंट इसका साइन थीटा वाला आएगा, साइन थीटा। और कोई लग रहा है ऊपर की ओर? और कोई नहीं लग रहा ऊपर की ओर। ये भी नीचे है, ये भी नीचे है। ठीक है, तो बराबर कर दीजिए। नीचे की ओर देखिए कौन कौन से। एक तो टाउ का कंपोनेंट नीचे की ओर कॉस थीटा आएगा, टाउ ए बी पर लग रहा है तो टाउ ए बी इंटू 1 इसके साथ आएगा कॉस थीटा, नीचे की ओर था। और क्या है नीचे की ओर? और ये सिग्मा बाई है नीचे की ओर, सिग्मा बाई किस पे लग रहा है? बी सी पर। तो सिग्मा बाई इंटू बी सी इंटू 1, ये एरिया ले रहा है, स्ट्रेस इंटू एरिया, ताकि फोर्स में कन्वर्ट हो जाए। और नीचे की ओर ये लग रहा है टाउ एक्स बाई, नीचे की ओर लग रहा है क्या? टाउ एक्स बाई। इस टाउ एक्स बाई का एरिया क्या होगा? ये ए सी पे लग रहा है, ए सी इंटू 1। ठीक है, 1 यहाँ पर मोटाई ले रखी है हमने। अब आप ये भी है, ये भी है, ये बी सी और ए सी की वैल्यू यहाँ भी पुट कर दो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? सिग्मा एन इंटू ए बी साइन थीटा बराबर, यहाँ देखिए टाउ इंटू ए बी कॉस थीटा प्लस सिग्मा वाई इंटू बी सी की वैल्यू क्या आएगी? बी सी क्या है? थीटा के सामने लंब है, तो लंब में साइन थीटा आता है, मतलब ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा प्लस ये टाउ एक्स बाई है। ए सी की वैल्यू, ए सी क्या है? आधार है, आधार के लिए कॉस आता है, तो ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। अब ए बी सब जगह आ रहा है, इधर ए बी और इन सब से कॉमन लेंगे, ए बी तो कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या? यहाँ से बच गया सिग्मा एन इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा। इसमें इधर देखो सिग्मा एन कॉस थीटा टाउ साइन थीटा, टाउ वाला टर्म ले जाओ। टाउ किधर है? टाउ इसमें ये है, इसको भी इस साइड ले लो तो माइनस हो जाएगा। इधर जाके टाउ में क्या आ जाएगा? कॉस थीटा बराबर इधर क्या बचा? सिग्मा वाई बचा और साइन थीटा बच गया, प्लस टाउ एक्स वाई बचा और कॉस थीटा बच गया। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके सिग्मा एन और टाउ आपको निकालना है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए ऊपर का मिटा रहा हूं। अब बस यहां से सिग्मा एन और टाउ निकल जाए, फिर तो चीजें आसान लगेंगी। ऊपर वाला डायग्राम मिटा रहा हूँ मैं, अब इसका कोई काम नहीं है। यहाँ नीचे वाले की ज़रूरत पड़ सकती है, उसे रखा रहने दो।
ये ऐसे डेरिवेशन है ना, अक्सर सब कोई छुड़वा देते हैं, मैं फिर भी आपको करा रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप केवल फॉर्मूले याद करके भी रख सकते हैं। अब देखो इनको वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से टाउ और टाउ कट जाएगा, अगर इन्हें जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ साइन थीटा नहीं होना चाहिए, यहाँ कॉस थीटा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हम इक्वेशन 1 में तो साइन थीटा से डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन 2 में कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से साइन कट जाएगा, यहाँ से कॉस कट जाएगा, फिर इन्हें जोड़ देंगे। मतलब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 समीकरण 1 इक्वेशन फर्स्ट में तो मैं डिवाइड करूँगा किससे, साइन थीटा से, साइन थीटा से, प्लस कर दूंगा मैं इक्वेशन सेकंड में डिवाइड करके कॉस थीटा से। आप लैंग्वेज की फॉर्म में लिखना, क्या लिखना, समीकरण 1 में साइन थीटा से भाग करके तथा समीकरण 2 में कॉस थीटा से भाग करके जोड़ने पर, ठीक है, डिवाइड बाई साइन थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट एंड डिवाइड बाई कॉस थीटा इन इक्वेशन सेकंड, देन सम, देन क्या करेंगे, दोनों का सम बहुत, दोनों को जोड़ेंगे। देखिए इसमें क्या करना है आपको, पहले में साइन थीटा से भाग करना है, इसमें कीजिए पूरे में साइन थीटा से भाग, तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ देखिए सिग्मा एन मिलेगा और यहाँ कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा मिलेगा, ठीक, प्लस यहाँ से तो कट गया साइन थीटा से साइन थीटा, केवल टाउ बचेगा। ये एलएचएस की साइड है, इधर के एलएचएस की साइड ले लो, जोड़ लो इसमें, ये तो आ गया एलएचएस की साइड कब, साइन थीटा से भाग करने पर, प्लस इसमें किससे भाग करना है, कॉस थीटा से, तो ये कॉस थीटा से क्या हो जाएगा, सिग्मा एन आएगा और यहाँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आएगा, माइनस है या माइनस, टाउ में कॉस थीटा से भाग किया, टाउ बचेगा, कॉस थीटा हट गया, एलएचएस का जुड़ गया, बराबर अब आरएचएस का जोड़िए। आरएचएस में आपको क्या बताया गया है, पहले समीकरण में साइन थीटा से भाग करना था, इसमें साइन थीटा से भाग किया आपने, तो क्या बचेगा, सिग्मा एक्स इंटू में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सेम इसमें करेंगे, ये कट जाएगा, ओनली टाउ एक्स बाई बचेगा, ये पहले इक्वेशन का बच गया, प्लस दूसरे इक्वेशन में सेम ऐसे ही कीजिए, दूसरे में कॉस से भाग करना था, दूसरे में कॉस से कीजिए। ये हमने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दिया, हमें ये कर रहे हैं हम, ठीक है, ये करने पर इधर से सॉल्व कर रहे हैं। अब इसमें करेंगे किससे, दूसरे वाले में कॉस से डिवाइड करना है, इसमें कॉस से कीजिए, क्या बचेगा, सिग्मा वाई इंटू में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ क्या बचेगा, प्लस में ओनली यहाँ बचेगा टाउ एक्स बाई, कॉस से कॉस कट जाएगा। ये क्लियर हुआ सभी को, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद देखिए यहाँ से आगे, ये टाउ और टाउ कैंसिल आउट हो गए, ठीक, ये दोनों जोड़ेंगे आप तो नीचे एलसीएम आ जाएगा, ऊपर से सिग्मा एन आप बाहर निकाल लीजिए, नीचे एलसीएम आएगा कितना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऊपर कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, साइन का साइन में मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, बराबर। देखिए इस साइड देखिए अब, ठीक, इधर भी एलसीएम लेंगे, देखो टाउ एक्स बाई मिलकर 2 टाउ एक्स बाई हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, प्लस इसका एलसीएम ले लीजिए, या फिर पूरे का ही एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ पर तो पूरे का ही एलसीएम लेना पड़ेगा, तो पूरे का एलसीएम लेंगे, अब क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ही आएगा एलसीएम में, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, यस। अब साइन थीटा यहाँ पर था, डिवाइड करेंगे, कट जाएगा, कॉस थीटा बचेगा, कॉस का ऊपर मल्टीप्लाई तो सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस इसके नीचे कुछ नहीं है, दोनों ही आएंगे, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा इंटू टाउ एक्स बाई, साइन थीटा कॉस थीटा टाउ एक्स बाई, प्लस सिग्मा वाई वाले में कॉस से कॉस कटेगा, साइन में साइन का मल्टीप्लाई तो सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ टाउ एक्स बाई के साथ क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा दोनों आएंगे, तो साइन थीटा कॉस थीटा टाउ एक्स बाई। ये चीज़ क्लियर हुई सभी को। अब ये कट जाएगा, ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ से सिग्मा एन की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा एन देखिए, सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा, सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में ये हो जाएगा, ये और ये दोनों सेम है तो 2 टाउ यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा टाउ एक्स बाई, तो मैं लिख सकता हूँ इसको कितना, टाउ एक्स बाई इंटू साइन 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा। इतना बोलिए, ये सभी को समझ आ रहा है यहाँ तक सभी को क्लियर है भाई, ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया सिग्मा एन का एक फार्मूला, ये स्क्वायर के पदों में आया है, किसके, स्क्वायर के, सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा बाई साइन स्क्वायर थीटा
हाँ, लेकिन इन्होंने cos 2 थीटा के पदों में दे रखा है, cos 2 थीटा और sin 2 थीटा के पदों में दे रखा है, तो इसको आगे और सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए आगे और सॉल्व कर देते हैं, इस साइड को कर देते हैं, इसको मिटा रहे हैं डायग्राम को। लिख रहे हैं ना आप, साथ साथ लिख लीजिए। मैं इस इक्वेशन को नीचे नोट कर दे रहा हूँ ताकि यहाँ सॉल्व कर सकूँ। सिग्मा n था, cos थीटा था, प्लस टाउ था, sin थीटा था, सिग्मा x था, cos थीटा था, और प्लस में टाउ एक्स बाई था, एंड इसके साथ भी sin थीटा था। ये थी पहली वाली इक्वेशन। इसको मिटा रहा हूँ मैं, केवल दोनों इक्वेशन को छोड़ रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए इसको और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। यहाँ cos स्क्वायर थीटा है, तो हमने पढ़ा है क्या, चूँकि cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ से अगर आप cos स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 को इधर ले जाओ, प्लस हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा फार्मूला पढ़ा है हमने, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ वैल्यू रखो निकाल के, यहाँ से सिग्मा n बराबर, ये सिग्मा x है, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, इसको इधर लेके प्लस हो गया, तो cos 2 थीटा प्लस 1/2 प्लस सिग्मा वाई, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, इसको इधर ले जाओ, तो 1 माइनस cos 2 थीटा क्या आएगा, 1 माइनस cos 2 थीटा/2 आएगा ये, ठीक, प्लस में टाउ एक्स बाई साइन 2 थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो क्या आया, सिग्मा n बराबर ये आएगा, सिग्मा x का अंदर गुणा करेंगे सिग्मा x बाई 2, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कितना, सिग्मा x बाई 2 लिख दिया, इनटू में और क्या आएगा यहाँ पर, सिग्मा x बाई 2 कॉस, सॉरी बीच में प्लस, सिग्मा x बाई 2 कॉस 2 थीटा, मतलब सीधे गुणा कर लो, सीधे गुणा कर लो, तो आ जाएगा सिग्मा x बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा प्लस सिग्मा x बाई 2, मतलब सिग्मा x का अंदर गुणा किया, बाई 2 दोनों के नीचे लिख दिया। सेम ऐसे सिग्मा वाई का कीजिए, सिग्मा वाई अपॉन 2 माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 कॉस 2 थीटा प्लस यहाँ पर टाउ एक्स बाई साइन 2 थीटा। अब लास्ट की एक लाइन और आएगी, उसको यहाँ लिख देते हैं, अलग पेन से लिख दे रहा हूँ मैं ताकि हमें दिखाई दे अच्छे से। सिग्मा n बराबर सिग्मा एक्स बाई 2 कॉस 2 थीटा, देखो सिग्मा एक्स बाई 2 ये आ रहा है और इधर सिग्मा बाई अपॉन 2 आ रहा है, दोनों को जोड़ देंगे एक साथ, तो लिख सकते हैं हम कितना, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बाई अपॉन में 2, एक टर्म तो ये आ गया हमारा, प्लस दूसरा टर्म देखो, दूसरा टर्म कॉस 2 थीटा वाला, इसमें भी कॉस 2 थीटा, इसमें भी कॉमन ले लो, तो क्या बच गया, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन में 2, इसके साथ क्या आ जाएगा, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा। सभी को समझ आ रहा है, ठीक है, एंड प्लस में टाउ एक्स बाई वाले टर्म और लिख दो, टाउ एक्स बाई, टाउ एक्स बाई के साथ साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा। ये हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस आ गया निकल के, ठीक है, सॉरी नॉर्मल स्ट्रेस, अभी प्रिंसिपल स्ट्रेस नहीं कहेंगे, अभी नॉर्मल स्ट्रेस है ये क्या आ गया, नॉर्मल स्ट्रेस। यहाँ तक समझ आ रहा है सभी को, नॉर्मल स्ट्रेस दिखाई दे रहा नीचे तक का, हाँ दिख रहा है क्लियरली, ठीक है, तो ये नॉर्मल स्ट्रेस हो गया यहाँ तक। अब आगे देखिए, यहाँ से आगे मैराथन लेक्चर है, क्लास काफ़ी बड़ी हो गई है, बट कोई बात नहीं, आप 2 बार में देख लेना इसको रोक रोक के, मैं अब शूट कर रहा हूँ तो पूरी कर देता हूँ एक बार में, समझ गए। अब इन दोनों इक्वेशन का सॉल्व करके, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अब टाउ निकालना है हमें, टाउ। अब टाउ कैसे निकालेंगे आप, तो देखिए टाउ निकालने के लिए क्या करेंगे, अब इस बार आप ये सिग्मा n वाले सेम कर लो, तो एक में साइन थीटा से डिवाइड कर दो, दूसरे में कॉस थीटा से, दोनों को माइनस कर दो, पहली इक्वेशन में साइन थीटा से। इसको पूरे को रफ करने के बाद यहाँ तक लिख गया ना, अब मैं इसे मिटा रहा हूँ और आगे देखिए, अब इसको मिटाने के बाद आगे देखेंगे, लिख लिया होगा। अब चूंकि आप डेरिवेशन शायद कर नहीं पाएंगे, डिप्लोमा लेवल में नहीं है ये इतना ज़्यादा, बुक में दे रखा हालांकि आपके में, लेकिन फिर भी समझ आया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आप इन फॉर्मूला को निकाल रहे हैं ना, इनको याद कर लीजिएगा। इसीलिए मैंने मोहर सर्किल को इस टॉपिक से अलग कर दिया, अलग से पढ़ाएंगे उसे, और नहीं इसके साथ फिर आप मिक्स हो जाता सब कुछ। मोहर सर्किल इन सब फार्मूलों का काम आसान कर देगा, वो याद नहीं करने पड़ेंगे आपको सारे फार्मूले।
चलिए अब सेम आपको दोबारा से यही रूल फिर से अप्लाई करना है। इस बार आप क्या करेंगे, अब इस बार आप करेंगे इसमें तो साइन थीटा से डिवाइड, इक्वेशन फर्स्ट में साइन से डिवाइड, इक्वेशन फर्स्ट, अच्छा ही नीचे वाली इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट नीचे वाली है ये वाली इक्वेशन, तो इसमें करेंगे कॉस से डिवाइड, इसमें करेंगे कॉस से डिवाइड, कॉस से डिवाइड करेंगे तो यहाँ केवल सिग्मा एन बचेगा, और पहली वाली में करेंगे साइन से डिवाइड, इसमें जो ऊपर लिखी है इक्वेशन 2 है ये, इसमें करेंगे साइन थीटा से डिवाइड, और दोनों को माइनस करेंगे, जोड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे माइनस। तो देखो ऐसा करने पर क्या मिलेगा, ये नीचे वाली इक्वेशन फर्स्ट है, आप इसमें समीकरण 1 में साइन थीटा से कॉस थीटा से डिवाइड कीजिए, क्या बचेगा यहाँ बचेगा, कर दें इधर से करते हैं, चलिए यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम, तो यहाँ बचेगा ओनली सिग्मा एन बचेगा, ठीक, प्लस साइन थीटा डिवाइड कॉस थीटा से करना था, तो क्या आ जाएगा टाओ इंटू में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये LHS की साइड आ गई पहली वाली इक्वेशन की, इस नीचे वाली इक्वेशन पहली की, ठीक है, पहली इक्वेशन का। अब माइनस करना है दूसरी इक्वेशन को, माइनस कीजिए इसको, इसमें किससे डिवाइड करना है, दूसरी में साइन थीटा से, यहाँ साइन से डिवाइड करेंगे ओनली सिग्मा एन बचेगा, ठीक, माइनस टाओ इंटू साइन से डिवाइड करेंगे तो कॉस अपॉन साइन हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये समझ आया, LHS वाली साइड हो गई, बराबर RHS वाली साइड, इसमें डिवाइड किससे बताया, कॉस थीटा से, पहले में कॉस थीटा से, तो ये कॉस से कॉस कट जाएगा, ओनली सिग्मा एक्स बचेगा, प्लस इसमें कॉस से डिवाइड करेंगे तो टाओ एक्स बाई के साथ क्या आएगा, टाओ एक्स बाई, यहाँ पर क्या है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस कर रहे हैं माइनस, दूसरे इसमें कीजिए इक्वेशन 2 में साइन थीटा से डिवाइड करना है 2 में, तो साइन थीटा से करेंगे ओनली सिग्मा वाई बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा प्लस में, यहाँ पर बचेगा टाओ एक्स बाई इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये समझ आया। अब यहाँ देखिए सिग्मा एन और सिग्मा एन कट जाएगा जब माइनस अंदर करेंगे तो, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टाओ को ले लो बाहर, अपने टाओ बाहर निकाल लिया, बच क्या गया, यहाँ तो बच गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मैं डायरेक्ट कर दूँ एलसीएम लेके, डायरेक्ट कर ले रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा टाइम बचेगा, हमने यहाँ से इधर लिख रहे हैं, टाओ को तो हमने कॉमन ले लिया बाहर, कॉस थीटा नीचे या साइन थीटा, एलसीएम में क्या आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन का साइन में मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस कॉस का ये माइनस माइनस प्लस हो गया था, कॉस का कॉस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बराबर के इस साइड आ जाओ, इधर भी एलसीएम ले लो, इधर भी एलसीएम आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ सिग्मा एक्स सिग्मा वाई है तो सिग्मा एक्स के साथ भी कुछ नहीं है, सिग्मा वाई के साथ भी कुछ नहीं है, मैं दोनों को एक साथ जोड़ के लिख दूंगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई एक साथ जोड़ के लिख दिया, और इसके साथ क्या आएगा, सॉरी प्लस नहीं है माइनस था ना यहाँ, तो माइनस आएगा, यहाँ क्या आएगा यहाँ माइनस, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई को एक साथ लिखो, और जो एलसीएम का ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो वो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक साथ लिख दिया है इसको, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक। इसके बाद यहाँ पर प्लस है, प्लस कॉस से कॉस कटेगा, साइन स्क्वायर के ऊपर मल्टीप्लाई, तो टाओ एक्स बाई यहाँ पर है, इसके साथ क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, एंड नीचे माइनस हो जाएगा माइनस, यहाँ पर साइन से साइन कटेगा कॉस स्क्वायर, टाओ एक्स बाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं टाओ एक्स बाई को बाहर कॉमन ले रहा हूँ और डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, यहाँ भी मैं डायरेक्ट ही लिख दे रहा हूँ, ये समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं चीज़ों को, ठीक है, डायरेक्ट करने से मतलब है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई एक साथ लिखा, इनके नीचे अपॉन में कुछ नहीं था, तो अपॉन में कुछ नहीं, तो मल्टीप्लाई करने पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया, टाओ एक्स बाई यहाँ भी है यहाँ भी है, तो टाओ एक्स बाई तो हमने क्या किया बाहर ले लिया कॉमन, और जब इस वाले से आपने किया था तो कॉस से कॉस कटा साइन स्क्वायर बचा ओनली, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा लिखा, और यहाँ साइन से साइन कटा कॉस स्क्वायर बचा, तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा बचा, ये चीज़ समझ आई। तो यहाँ से देखो ये तो वन नीचे का तो कट गया ये, और ये वाला 1 हो गया, तो केवल टाओ बच गया, टाओ बराबर क्या आ गया यहाँ, इसमें 2 से गुणा 2 से भाग कर दूँ मैं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से ही डिवाइड कर दो, कर सकते हैं ऐसा, बोलिए कर सकते हैं ना, यस कर दीजिए। तो यहाँ करेंगे क्या आएगा, ये सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन में 2 आएगा, और जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा हो जाएगा, ठीक। यहाँ से आप माइनस को बाहर निकाल लीजिए, तो माइनस बाहर निकालेंगे टाओ एक्स बाई, ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से टाओ जो आ गया निकल के कितना आ गया, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2
साइन 2 थीटा और माइनस में टाउ एक्स बाई इंटू में कॉस 2 थीटा। ये आ गया हमारा दूसरा फॉर्मूला निकल के, यानी टाउ की वैल्यू आ गई, टाउ की वैल्यू निकल के ये बोलिए समझ आया इतना। तो हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया, इसे भी देख लेते हैं एक बार। यही आ रहा है, यस यही आ रहा है। बुक में क्यू थीटा से दिखा रखा है टाउ को, या फिर सिग्मा एस या सिग्मा टी से लिखा हुआ है इन्होंने, बाकी आ यही रहा है। ठीक है, इन्होंने कॉस 2 थीटा वाले टर्म को प्लस, हाँ प्लस ही हो जाएगा, गलती हमारी थी, नहीं सही तो है। टाउ एक्स बाई कॉमन लिया था साइन स्क्वायर थीटा, माइनस ही है। बुक में कैसे प्लस दिखा रखा है, कुछ मिस्टेक होगा? नहीं, बिल्कुल माइनस है, नोट्स में सही है, बुक में मिस्टेक है, माइनस ही आ रहा, सही है एकदम। ठीक है, तो समझ आया सभी को? ये दोनों फॉर्मूले क्लियर हो गए। अब ये तो आ गया आपका क्या, नॉर्मल स्ट्रेस, ये आ गया शियर स्ट्रेस। अब चूंकि प्रिंसिपल प्लेन में या प्रिंसिपल स्ट्रेस के केस में क्या होता है, टाउ की वैल्यू 0 हो जाती है। अब यहाँ से हम टाउ को 0 रखेंगे और साइन थीटा कॉस थीटा में रिलेशन निकाल करके फिर इन साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा की वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर। और यहाँ पर पुट करने के बाद आपको जो स्ट्रेस मिलेगा ना, वो आपका प्रिंसिपल मेजर स्ट्रेस और प्रिंसिपल माइनर स्ट्रेस होगा। अब ये डेरिवेशन बढ़ता ही जाएगा आगे, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, वैल्यूज निकाल के आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये दोनों तो आपको समझ आ गए होंगे कैसे निकाले हमने। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं आगे, मेजर प्रिंसिपल एक्सिस और माइनर प्रिंसिपल एक्सिस को लिख लिया होगा सभी ने ये। ठीक है, यहाँ तक नोट किया सभी ने। चलिए आगे देखते हैं अभी इससे आगे। फॉर प्रिंसिपल प्लेन, हटा दें इनको, मैं इनको यहाँ लिख दे रहा हूँ नीचे फॉर्मूले को, ये तो लिखा हुआ है इसके पास, इसे भी लिख देते हैं यहाँ। टाउ का फॉर्मूला सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन में 2 साइन 2 थीटा माइनस टाउ एक्स बाई कॉस 2 थीटा। ये दोनों हमने डेराइव कर लिए। अब यहाँ से इनको हटाते हैं ऊपर से सब कुछ। सोचिए ये चैप्टर आपका सेकंड या फर्स्ट चैप्टर में रखा हुआ था, अगर बच्चे स्टार्टिंग में से पढ़ने लग जाते तो आगे सॉम में इंटरेस्ट भी नहीं आता। हालांकि है इंटरेस्टिंग, लेकिन बहुत लेंदी हो जा रहा है। कुछ बच्चे तो वैसे ही परेशान हो जाएंगे जिनको कैलकुलेशन में दिक्कत होती होगी। कोई बात नहीं, आप लोग फॉर्मूले डायरेक्ट याद कर लेना और थ्योरी पार्ट याद कर लेना। ठीक है, डेरिवेशन के चक्कर में अपना माइंड अपसेट मत करना, और नहीं हो पाता तो छोड़ देना, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। पहली बार में सबसे नहीं होता है, बाकी आप 2 बार देखेंगे तो हो सकता है क्लियर हो जाए आपको भी। चलिए अब लिखेंगे हम यहाँ क्या, फॉर प्रिंसिपल प्लेन। प्रिंसिपल प्लेन, प्रिंसिपल प्लेन के लिए आप सब जानते हैं टाउ बराबर क्या होता है, 0। पुट इन, इनको नाम दे दो, इक्वेशन 1 2 पहले पीछे बनाई थी हमने, इसको कह देना आप सपोज 3 है, ये वाली इक्वेशन 3 है और ये वाली इक्वेशन 4 है, तो हम चौथी इक्वेशन में टाउ की जगह 0 रख रहे हैं। पुट इन इक्वेशन 4। ठीक है, चौथी इक्वेशन में यहाँ पर टाउ की जगह 0 रख दो। जब टाउ की जगह 0 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, इसको 0 रख दिया, ये हो गया 0 बराबर क्या मिला, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 साइन 2 थीटा माइनस टाउ एक्स बाई कॉस 2 थीटा। इस टाउ एक्स बाई कॉस 2 थीटा को इधर ले जाओ, इधर ले गए यहाँ से तो प्लस हो जाएगा इधर जाके टाउ एक्स बाई कॉस 2 थीटा बराबर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 साइन 2 थीटा। ये समझ आ रहा है? इन दोनों को इस साइड ले जाओ, इन दोनों को इस साइड, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 2 टाउ एक्स बाई, ये नीचे आ जाएगा अपॉन में सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बराबर साइन 2 थीटा अपॉन में इधर आ गया ये कॉस 2 थीटा। मतलब पक्षांतर किया है, इसको इस साइड ले गया तो 2 ऊपर पहुंच गया, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई नीचे आ गया, कॉस थीटा इसके नीचे आ गया। साइन अपॉन कॉस tan होता है, तो यहाँ से क्या मिल गया हमें tan 2 थीटा मिल गया बराबर 2
टाउ एक्स बाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, ये मिल गया। इतना बोलिए, ये सभी को समझ आ रहा है। अब हम इसकी हेल्प से निकाल देंगे साइन 2 थीटा की वैल्यू और कॉस 2 थीटा की वैल्यू, जिनको यहाँ पुट करने पर हमें प्रिंसिपल स्ट्रेस मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से आगे हम इसी के साथ यहाँ से क्या साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना देंगे। हम सबको पता है कि जो आपका ये होता है tan होता है वो लंब बट्टे आधार होता है। लंब बट्टे आधार मतलब लंब तो हो गया 2 टाउ एक्स बाई और आधार हो गया सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। तो फिर यहाँ से कर्ण निकल के क्या आएगा, अंडर रूट में लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर यही होता है। तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और टाउ एक्स बाई का स्क्वायर आएगा। ये बताइए समझ आ रहा है सभी को। हमने एक ट्रायंगल बना लिया ना इसका अलग से, इसका क्या बना दिया, ट्रायंगल बना लिया अलग से 2 टाउ एक्स बाई इस तरह से करके, ठीक है। अब यहाँ से साइन 2 थीटा निकालिए, क्या आएगा साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा हम सभी जानते क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है हमारा ये लाल बट्टे कक्का से आप सबको याद होगा ना, यस ये वाला, या इंग्लिश वालों को पाकिस्तान, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, इससे ये वाला, ठीक है। P अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, या फिर लंब बट्टे काट। परपेंडिकुलर ये है 2 टाउ एक्स बाई अपॉन हाइपोटेनस ये है रूट वाली वैल्यू। रूट में जो वैल्यू है कितनी है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स बाई का स्क्वायर। ये समझ आ रहा है सभी को, ये समझ आ रहा है। अब साइन 2 थीटा निकल गया, कॉस 2 थीटा भी निकाल दो। यहाँ से आगे, यहाँ से आगे क्या निकाल दो, कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा आधार बट्टे काट होता है, ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस में क्या है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, और इधर क्या है अंडर रूट में सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई इसका होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स बाई का होल स्क्वायर। साइन 2 थीटा की वैल्यू और कॉस 2 थीटा की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में रखेंगे। किसमें, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर आपको 2 वैल्यू मिलेंगी। एक तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी प्लस वाली, एक आएगी मिनिमम। तो जो मैक्सिमम आएगी उसको तो कह देंगे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, यानी मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कह दो या मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। दूसरा माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो इसको हटा करके मैं वैल्यू पुट करके आपको दिखा दूं एक बार वैल्यू क्या क्या आ रही हैं, और हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं वैल्यू को, ठीक है। डायरेक्ट लिख ले रहे हैं, आप सॉल्व खुद से कर लेना। हटा रहा हूं मैं, आप समझ गए होंगे, आप लोग नोट कर लीजिए। इधर का मिटा देते हैं। जिन्होंने वास्तव में पूरी क्लास एंड तक देखी होगी, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा आप सबको। आपके लिए एडवांस में थैंक यू। चलिए अब यहां से लिख सकते हैं मेजर प्रिंसिपल एक्सिस, मेजर एक्सिस नहीं सॉरी प्रिंसिपल स्ट्रेस, या दूसरा नाम कह सकते हैं आप मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस। मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस हिंदी में कह देना अधिकतम मुख्य प्रतिबल। अधिकतम मुख्य प्रतिबल, अधिकतम मुख्य प्रतिबल। मेजर की स्पेलिंग गलत लिख दिए, JOR, ठीक, ये वाला अधिकतम मुख्य प्रतिबल। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, ये चीज़ आप लोग खुद से करिएगा, ठीक है। मैं सिग्मा एन यहाँ लिख रहा हूँ, सिग्मा एन है ना ये। तो आप जब इस सिग्मा एन में रखेंगे ना आप किसकी वैल्यू, कॉस 2 थीटा की और साइन 2 थीटा की वैल्यू। तो कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा की वैल्यू रखनी है। एक बार तो आप इन वैल्यूज को प्लस में रखना, यहाँ पर क्या रखेंगे, प्लस में रखेंगे। और जब आपको प्लस में रखेंगे ना इन वैल्यूज को, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर सिग्मा की कुछ वैल्यू मिलेगी, उसी को हम कह देंगे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। समझ पा रहे क्या बोल रहा हूँ मैं। देखिए ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा। कॉस 2 थीटा के प्लेस पर आपको ये पुट करना है, ये वाली वैल्यू। साइन 2 थीटा के प्लेस पे ये वैल्यू पुट करनी है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको यहाँ पर सिग्मा की एक वैल्यू मिलेगी
जो क्या होगी हमारी मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगी। मैं डायरेक्ट उस वैल्यू को लिख रहा हूँ, पूरा डेराइव नहीं करा रहा, अदरवाइज बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी। बाकी मेरे पास ये जो PDF है ना, इसका सॉल्यूशन भी करा रखा है मैंने यहाँ पर, इसे आपको भेज देंगे टेलीग्राम पर, उसमें से देख के आप लिख लीजिएगा, ठीक है। डायरेक्ट कर दूँ सॉल्व, तो वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से निकल के, सिग्मा 1 से इसको प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा 1 बराबर कितना आ रहा है, ये सिग्मा x प्लस सिग्मा y अपॉन में 2, इसके बाद प्लस आएगा, प्लस अंडर रूट के अंदर आ रही है वैल्यू सिग्मा x माइनस सिग्मा y अपॉन 2, इसका होल स्क्वायर, और प्लस में टाउ एक्स वाई का स्क्वायर, ये आपका मेजर वाला फॉर्मूला हो गया। माइनर पूछेगा तो बस यहाँ प्लस है ना, वहीं पे माइनस हो जाएगा सिर्फ, जी हाँ सिर्फ माइनस हो जाएगा, लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। दूसरा कह दीजिएगा मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस। मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस को हिंदी में कह देंगे न्यूनतम मुख्य प्रतिबल। न्यूनतम मुख्य प्रतिबल को सिग्मा 2 से दर्शाते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा x प्लस सिग्मा y अपॉन में 2, यहाँ ब्रैकेट यूज कर सकते हैं आप चाहें तो, माइनस रूट के अंदर सेम वैल्यू सिग्मा x माइनस सिग्मा y अपॉन 2, इसका होल स्क्वायर, प्लस में टाउ एक्स बाई इसका होल स्क्वायर। आप लोग इसे सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं, ये वैल्यू आप खुद भी निकाल सकते थे ये वाली। तो इस तरह से आपके पास ये 4 फॉर्मूले निकल के आ गए, ठीक है, 4 फॉर्मूले। ये क्या है हमारा, ये नॉर्मल स्ट्रेस है, ये क्या है, ये शियर स्ट्रेस है, और ये क्या है हमारे मेजर प्रिंसिपल एक्सिस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। एक्सिस नहीं स्ट्रेसेस, एक्सिस बार बार निकल जा रहा है मिस्टेक से। यस, ख़त्म हो गया, इतना ही था ये। बाकी अब मोहर सर्किल और बचा होगा आपका, बुक में भी इतना ही था। यस, ठीक है। इन्होंने बुक में एक चीज़ कर रखी है क्या कि ये जो 2 का स्क्वायर 4 है ना, इस 4 को बाहर ले रखा है इन्होंने यहाँ पर। जब 4 को बाहर लेंगे तो एक 4 यहाँ लगा देंगे, एक ही मतलब है। मतलब जो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा नीचे, इधर एलसीएम लेंगे पूरे के नीचे 4 आएगा, उसको बाहर 2 लिख देंगे, 4 एक यहाँ लग जाएगा। बुक में ऐसा कर रखा है, बाकी आप इस तरह से लिख लीजिएगा। आपका माने आप बाहर दिखाना चाहिए तो 1/2 बाहर कीजिएगा, इसका और स्क्वायर बचेगा, प्लस में 4 यहाँ आ जाएगा। उतना आप लोग जानते हैं, हालांकि इतना भी कर देंगे तब भी आप इससे भी कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, कोई भी दिक्कत नहीं है। देख लीजिए एक बार इसको सही से। चलिए, अब सब कुछ ओके हो गया। यस, कंप्लीट हो गया ये, वेरी गुड। मैक्सिमम मिनिमम भी बता दिया आपको, ठीक है। मोहर सर्किल बचा है सिर्फ अब। चलिए, तो अब जो मोहर सर्किल वाला पार्ट है ना, वो आपको इसका नेक्स्ट पार्ट मिलेगा, अगला पार्ट, उसमें आपको मोहर सर्किल पूरा सॉल्व कराएंगे। हो सकता है ये वाला लेक्चर आपका लगभग 2 घंटे के समथिंग हो गया होगा, या कुछ कम होगा थोड़ा बहुत, तो कोई बात नहीं। बट आपका पूरा का पूरा प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल प्लेन क्लियर हो गया है अच्छे से। अब केवल मोहर सर्किल वाला पार्ट बचा है। अब अगर आप इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो इन फॉर्मूलेज को आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। और आपको क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, थीटा की वैल्यू दी जाएगी, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई की वैल्यू दी जाएगी, और टाउ एक्स वाई की वैल्यू दी जाएगी। अगर ये वैल्यू आपको पता चल जाए तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं, सिग्मा एन निकाल सकते हैं, टाउ निकाल सकते हैं, सिग्मा 1 निकाल सकते हैं, सिग्मा 2 निकाल सकते हैं। आपको अगर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई दे दिया जाए और थीटा दे दिया जाए तो क्या आप निकाल नहीं सकते? इन चारों वैल्यूज़ को आराम से निकाल सकते हैं। तो इन चारों फॉर्मूले को आप याद करिएगा अच्छे से। क्वेश्चंस जो भी आपकी बुक में दे रखे हों उनको लगाने की कोशिश करें, हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो यही चारों वैल्यूज़ को मोहर सर्किल से निकालना हम सीखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम मोहर सर्किल पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।